वो वहां के रुकते थे नागराज बाबा। तो मैं अपना चाची चाचा के यहाँ जब भी वो 1 महीना रुके, 1.5 महीना, 1-1.5 महीना मैं दुर्ग में रहता था, अपना प्रैक्टिस करता था आयुर्वेद का, और रात उनके साथ ही गुजारता था। ऐसा कई सालों तक चला, जब तक वो सेक्टर 2 में रहे। अच्छा। हाँ, मैं सोफे में सोता था, ऊपर सामने बैठक थी, उसमें एक पलंग था, और वो पूरा क्या बोलते रहता था मैं जब तक वो रहे। उसके बाद वो मिश्रा जी के यहाँ शिफ्ट हो गए, फिर मेरा जाना आना कम हुआ। तब फिर दिन में जाना आना होता था, सेक्टर 9 में हॉस्पिटल में आ गया था, तो उस समय सेक्टर 9 हॉस्पिटल से मिलने जाता था दोपहर में, लंच टाइम में, या संडे को। अच्छा। ऐसा क्रम सालों साल चला, 83 से चला, 83 से चलते चलते 10 साल हो गए। हाँ, और आयुर्वेद के ऊपर फिर जब मैं आयुर्वेद के ऊपर काम करने का मन था, तो मैं बोला बाबा आयुर्वेद में कुछ काम किया जाए। तो पारद में काम करने का मन था, तो बाबा पारद का संस्कार किए हुए एक साधु उनके पास आए थे, जब वो कर्नाटक में उनका स्लेट पेंसिल का कारखाना था। तो एक साधु 18 संस्कार होता है, तो 18वें संस्कार की जरूरत थी। वो उनके यहाँ सफेद फुड़हर, सफेद जो आग का पौधा है, वो उनके कारखाने की प्रीमाइसेस में था। तो वो साधु आके बोले कि आप मेरे को ये एक संस्कार और करना, वो पौधा तुम्हारे यहाँ है, मैं कर लूँ? तो 18 संस्कार वहां किए। तो लोह सिद्धि बोलते हैं, लोहे से सोना बनना। तो लोहे से सोना बनाए, और सोना बना के बाबा बाबा उस समय 1000 रुपये प्रतिदिन कमाते थे स्लेट पेंसिल के कारखाना में। उनका तमिलनाडु तक सप्लाई था, कर्नाटक से। तो बोले ठीक है, बना लिए। बनाने के बाद बोले ये सोना रखो, जाओ बेच के आओ। तो बोले मैं सोना क्या करूंगा? बोले नहीं, तुम जाओ बेच के आओ, सच्चा है कि नहीं देखे थे। जाके बाजार बेच के बिक गया, सच्चा सोना था। तो ये बात वो बताते रहते थे। और उसके बाद वो साधु बोला कि मैं तुमको लोह सिद्धि सिखा देता हूँ, पारद के 18 संस्कार, अब तुम इसको करना। तो बोले मैं रोज सोना कमाता हूँ। तो मैं रोज लोहे से सोना काहे बनाऊंगा, सीधा सीधा सोना कमाता हूँ। तो नहीं सीखे वो साधु। उनका कृतज्ञता देके थोड़ा बहुत सोना देख चले गया, फिर वो बांट दिए बाबा। फिर ये बात हुई। ये जो बात बताते थे, जब मैं आयुर्वेद ग्रेजुएट हुआ, बोला बाबा वो पारद वाला करना है काम। अब कहानी तो वो सुना, करना है उसको। तो मैं 3 किलो पारद अलग अलग शीशियों में खरीद के रखा। हाँ, 3 किलो। हाँ, अब 3 किलो सोना हो जाए तो क्या? फिर बाबा बोले कि 3 किलो पारद खरीद लिए, ठीक है। तीन अलग अलग शीशी में, जो कांच की होती है ना, साइंटिफिक जो शीशी होती है इसमें, लेबोरेटरी वाली, उसमें तीनों में रख दिया। और ये काम हम शुरू किया नन्ही शक्तिपीठ में, क्योंकि मैं नन्ही शक्तिपीठ हर शनिवार को जाता था, और मुफ्त में दवाई बांटते थे जितने भी रोगी आ जाए। और बाबा वहां से अमरकंटक से जो औषधियां भेजते थे, मैं उनको मरीजों को देख के बांटता था, और अपनी कुछ सैंपल की दवाइयां ले जाता था, वो भी मिला देता था। तो वो क्रम चलते रहता था नन्ही में सालों साल। कब से? 84 से। 84 में पास आउट हुआ इंटर्नशिप के, तब से चल ही रहा था। उसी बीच में बोले पारद का काम अपन नन्ही में करेंगे, रसशाला वहीं बनाएंगे। उसका नक्शा भी बना था पूरा, 9 दरवाजे वाला, बरामदे वाला, ऐसा। वही नक्शे का बना है घर अमरकंटक में। बीच में जो वो है ना, आंगन है, चारों तरफ कमरे हैं, वो नक्शा उस समय का रसशाला वाला बीच में। हाँ, देखना बीच में सेंटर में ना ब्रह्म क्षेत्र, खुला क्षेत्र छूटा हुआ है आकाश तक। तो वो औषधशाला ऐसी होती है, और उसके किनारे किनारे फिर ऐसे किनारे किनारे देखना। ये नक्शा उस जमाने का था, हम लोग बनाए तो नहीं। फिर पारद का काम शुरू किया। पारद का काम शुरू किया तो कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड, कंसंट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, तीनों मंगाए डट के, और तीनों शीशियों में डालते रहते थे बारी बारी। तो सफेद सफेद रवा निकलते रहता था हर पारद से, हर मरकरी से सफेद सफेद रवा, अलग अलग कंपाउंड निकलते रहता था। तो ये जो निकलते रहता था, तो उससे हम लोग उसको छानते रहते थे, पारद शुद्ध होते रहता था, निकलते रहता। तो ऐसा करते करते 1 साल 2 साल करते रहे। हर बार कंसंट्रेटेड वो डालते थे नाइट्रिक एसिड उसमें, फिर उसका निकल जा कुछ देर रख के, फिर उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फिर सल्फ्यूरिक एसिड, हर बॉटल को ऐसे करते गए। और करते 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 जब 1-2 साल हो गया, तब भी शुद्ध नहीं हुआ। शुद्धि के लिए हम लोग मरकरी को
पारद को रुई से रगड़ते थे, उसमें कालापन नहीं आना चाहिए, क्योंकि जैसे ही ऑक्सीजन लगेगा ऑक्सीडेशन होता है और मर्क्यूरस ऑक्साइड बनाता है, और मर्क्यूरस ऑक्साइड काला होता है। तो अगर ऑक्सीजन की क्रिया प्रतिक्रिया बंद हो जाए तो समझो मरकरी शुद्ध हो गया। उसको बोलते हैं कंचुकी छेदन, या कंचुकी, उसका कंचुकी मतलब उसका मल की शुद्धि हो गई। इसी को अध्यात्म में कंचुकी छेदन बोलते हैं, मलों की शुद्धि, चित्त शुद्धि। तो जो पारद में जो कीमियागिरी होती थी, चित्त शुद्धि का, चित्त की तरह पारद को चंचल मानते हैं, और चित्त शुद्धि की तरह कीमियागिरी वाले इस तरह उसका इक्विवेलेंट प्रयोग करते थे। कौन? तंत्र वाले। तो चित्त शुद्धि इतना मुश्किल काम है, पारद की भी शुद्धि इतना मुश्किल काम है, अंत में शुद्ध नहीं हुआ। उसकी कंचुकी जब भी रुई घुमाते थे तो काला निकल जाता। तो बोले, बाबा बोले अब ये अब नहीं होगा। वे शॉर्टकट कर रहे थे, ये शास्त्र की विधि नहीं थी, ये बाबा की अपनी खोजी हुई विधि थी, इससे करेंगे। क्योंकि इसके बाद कोई चीज, कोई तत्व मरकरी में रहेगा नहीं, वो जल ही जाएगा। पर ऐसा हुआ नहीं, कुछ ना कुछ तत्व रह गया, नहीं जला। तीनों कंसंट्रेट एसिड के बाद भी मरकरी में कोई ना कोई तत्व अंदर रह गया शुद्धि के रूप में, तभी वो ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है। जब भी मरकरी शुद्ध होगा तो फिर ऑक्सीजन उसके साथ इनर्ट हो जाता है। ऐसा हुआ नहीं। इसका मतलब कोई ना कोई लेड का, कॉपर का, किसी न किसी का धातु की अशुद्धि उसमें थी, नहीं हुआ। अंत में ये समझ में आ गया कि तीनों कंसंट्रेट एसिड से नहीं होने वाला। बाबा बोले बस ये हो गया, अब ये अमरकंटक में होगा। अमरकंटक ले गए तीनों किलो को। फिर वो कड़वा तुम्बी मतलब लौकी होती है ना, उसकी कड़वी लौकी को खेतों में बोए, पारद रखा रहा 1 साल, तो उसकी फसल लगाई, कड़वे लौकी का फसल उगाए कई सौ पूरा खेतों में। और जब वो कड़वे लौकी का जब फसल उग गया तो उसके बाद जब फसल तैयार हो गया तो उसमें पोटली में पारद को बांध के उस कड़वे के लौकी में डालते थे, तुम ऐसा वाला लौकी है ना, गोल वाला, लंबी वाली नहीं, गोल वाली, तुम तो उसमें वो पोटली भर के डालते थे और उसको उबालते थे। किसको? ऐसा कई सौ उबालने के बाद वो पारद शुद्ध हो गया। अच्छा। एक भी तत्व नहीं रहा, कंचुकी छेदन हो गया उसका, उसकी चित्त की शुद्धि हो गई। पारद अब शुद्ध चित्त वाला हो गया। अब वो करो तो कुछ नहीं, मस्त एकदम चक। फिर उसका बोले बाबा इसका मैं भस्म बना देता हूँ। तो हम लोग लो सिद्धि सोना बनाने के लिए तो कर नहीं रहे थे, तो हम लोग की इच्छा थी कि कैंसर की कोई दवा बन जाए, इसके लिए इतनी मेहनत कर रहे थे। तो फिर उसका भस्म बनाया, उसको भस्मीकरण विधि से किए उस शुद्ध पारद का। सारी मेहनत शुद्धता में लगी, कंचुकी छेदन में। उसके बाद वो भस्म बन गया। वो भस्म को मैंने कुछ कैंसर के मरीजों को दिया भी, उससे फायदा भी हुआ। हाँ, एक्सपेरिमेंट किया, ये बात आई गई। उसके बाद फिर रसशाला बनाने की बात हुई थी नन्नी में। वो हम लोग गायत्री शक्तिपीठ वाले थे, तो माता जी से हम लोग परमिशन भी लिए हरिद्वार जाके। गायत्री शक्ति वहाँ हरिद्वार में माता जी थी उस समय, श्री राम शर्माचार्य जी की जो भगवती माता भगवती, तो उन्होंने परमिशन लिख के दिया, आज जो साइन किया वो होगा। पर वो बन नहीं पाया, क्योंकि फिर उसके बाद ना वो वहां से बाबा की शिफ्टिंग हो गई बीपी शर्मा के यहाँ से मिश्रा जी के यहाँ। वो शिफ्टिंग के पहले 1 साल मेरे यहाँ करे हैं बाबा। अच्छा। हाँ, ये बाजू कमरे में 2 तखत लगा रहता था, सब यहीं आते थे। साल में 3 बार आते थे उस समय बाबा, 1.5 महीने के लिए। उस समय मेरा विवाह नहीं हुआ था, मेरी माता जी थी, तो मेरी माता जी खाना खिलाते थे, लोग ऐसी भीड़ आते थे, मिलने वाले आ रहा है, एक भंडारा चलता हो। तो 1 साल यहाँ रहे। हाँ, यही सब औषधि बांटे। 3 बार 1.5 महीने के लिए आते। हाँ, साल में 3 बार। और ये गुजरमल के यहाँ से दवा खरीद के हम लोग भिजवाते थे, मैं तो खरीदा हूँ यहाँ से सब, जो बनाने के लिए औषधि लगती थी। तो ये यहाँ रहते थे और यहाँ सबको मिलने आते थे। और यहाँ बहुत सारा जो शॉर्ट हैंड जो राइटर है ना, वो यही यहाँ के बहुत सारे नोट्स लिए, तो बहुत सारे बुक यही लिखाई है। शॉर्ट हैंड एक तिवारी जी थे, वो उसके बाजू में, पुरोहित लाज के बाजू में, वो आके शॉर्ट नोट्स लेते थे इनसे वापस से। हाँ, बहुत सारा काम यहाँ हुआ। फिर इसके बाद मिश्रा जी का घर तैयार हो गया,
तो 1 साल बाद वहां शिफ्ट हो गए। 1 साल बाद वहां शिफ्ट हुए, तो फिर उसके बाद वो पारद का काम रह गया, मतलब वो आगे नहीं बढ़ा। फिर बाबा फिर किडनी के लिए उस दवाई को बनाए, पारद को नहीं, फिर ये पुखरास से भस्म बना के कदली मूल से, मतलब केले का मूल ऐसा डाल के, जो उनका परंपरागत औषधि था माता जी के द्वारा, उनकी माता जी के द्वारा दिया, वो फिर बनाया, वो आगे बढ़ा, ये वाला काम रह गया। तो वहां रहने लगे, तो फिर उस समय मैं सेक्टर 9 में आ गया था, नौकरी में आ गया था, मेरी शादी हो गई थी, तो थोड़ा सा समय कम, विविधता बनी जिंदगी में। जो एक रस था बाबा के साथ, वो थोड़ा सा विवाह के साथ, सेक्टर 9 की जिम्मेदारी के साथ, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, तो ये सब रहा। फिर कॉन्फ्रेंस अटेंड करना, कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करना, ये सब शुरू, आयुर्वेद का काम शुरू हुआ मेरे पर्सनल लेवल पे, मेरे अपने कॉलेज के लिए, अपने आयुर्वेद वालों के लिए, फिर कॉन्फ्रेंस करना, ये करना खूब शुरू हुआ। इसी बीच में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में गया था बेंगलोर में, तो वहाँ एक होलिस्टिक कंसेप्ट पे बात चल रही थी, तो बात हुई, तो 92 की बात है। तो वो कॉन्फ्रेंस अटेंड करके आया, तो मैं बोला बाबा होलिस्टिक पे बहुत बात चल गई आजकल, तो अपन भी करें। तो फिर एक प्रोजेक्ट लॉन्च करने की बात हुई 93 में, होलिस्टिक पे काम किया जाए। उसके पहले हम लोग थीसिस लिखे, समग्र चिकित्सा ज्ञान विज्ञान, बाबा के मार्गदर्शन में। तो कहाँ है? वो थीसिस में ढूंढ रहा था, मिला नहीं, कहीं बट गया। और वो प्रोजेक्ट जो बनाया था, वो फिल्म वालों के लिए मैं जो स्क्रिप्ट लिखी थी वो मिल गया। जोरदार स्क्रिप्ट है ये, इसके ऊपर छोटी शॉर्ट फिल्म बनी है PRO से, यहाँ बिलाई स्टील प्लांट से। ये प्रोजेक्ट का रिपोर्ट है और प्रोजेक्ट है, ये रिपोर्ट है प्रोजेक्ट का, हाँ, और ये प्रोजेक्ट का वो है प्रोफार्मा। और इसमें टाइटल क्या है? होलिस्टिक मेडिकल साइंस एंड साइंसेज डिवीजन, सेक्टर 9 का। राइट, देख तो इसमें देखो ये है हाइपरटेंशन रिसर्च एंड एजुकेशन प्रोजेक्ट 93, पलटते जा, तो भैया कह रहे हैं कि बाबा जी का पलटते जा, हाँ जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर भिलाई। हाँ, ये उसका प्रोमा था, ये उसके प्रोजेक्ट थे ये। और आगे बढ़ो। हाँ, तो फिर इस प्रोजेक्ट के लिए थीसिस में बाबा जी ने एक चैप्टर लिखवाया, अभ्यास दर्शन। हाँ, व्यवहार उपचार दार्शनिक पृष्ठभूमि, ए नागराज शर्मा। ये थीसिस का एक हिस्सा था। ये बाबा ने औरी गांव है, वहाँ अर्चना दास जो थी वो एक आश्रम बनाई थी, वहाँ हम लोग तीनों इकट्ठे हुए, बाबा, राजन महाराज और मैं, और अर्चना हम लोग को खिलाई पिलाई, कई दिन रुके। तो नागराज बाबा बोलते थे और राजन महाराज पांडुलिपि खुद हाथ से लिखे, वो जो लिखे हुए टाइप है वो पांडुलिपि कहीं होगा, ढूंढना पड़ेगा। ये जो लिखे हुए पूरा उन्होंने इस चैप्टर को लिखवाया, उनके मुंह से बोला हुआ चैप्टर है। अच्छा, ये बात हाँ, ये लगभग 9 पेज का है। 9 पेज का है और उनके हाथ से लिखा हुआ पांडुलिपि से, ये टाइप्ड है। हाँ, तो ये प्रोजेक्ट में हम लोग शामिल किए। फिर ये प्रोजेक्ट को चलाए, अच्छे से चला। इस प्रोजेक्ट का जो कंसेप्ट था वो था 4 डायमेंशन थ्योरी। उसको एक आर्टिकल छपा भी, तो 48 होलिस्टिक लाइफ एंड मेडिसिन, ये पेपर हमारा पब्लिश हुआ था। ये प्रेजेंटेशन था एक और पेपर में, 6th वर्ल्ड कांग्रेस। अच्छा, इसमें पेपर प्रेजेंट किया, 48 नंबर, 48 नंबर पेपर, 48 पेज। ये 4 डायमेंशन थ्योरी, 4 डायमेंशनल मेडिकल थ्योरी। हाँ, ये गजब की थ्योरी बनी। तो ये उसका अच्छा सा डिटेल, इसका फोटो ले लेना, बेसिक थीसिस है 2। ये तो पूरा फुल, कैसे मुलाकात हुई, क्या हुआ, पूरा स्क्रिप्टेड है। और थीसिस तो नहीं मिला, पर ये प्रेजेंटेशन, ये 6th वर्ल्ड कांग्रेस का होलिस्टिक का, ये था 4th के लिए बना था हमारा। तो हम लोग जब प्रोजेक्ट किए तो उसमें 14 डॉक्टरों की टीम थी, 3 कार्डियोलॉजिस्ट थे, एक एस्ट्रोलॉजर था, और एक योगा वाला था, 2 होम्योपैथ वाले थे, और इस तरह से जो उसमें मैं प्रोजेक्ट ऑफिसर था, वो इसी थ्योरी पे, समग्र चिकित्सा ज्ञान। उस प्रोजेक्ट का नाम था HRE 93।
हाइपरटेंशन रिसर्च एंड एजुकेशन प्रोजेक्ट 93 सेटेलाइट हॉस्पिटल में हुआ, जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अनुसंधान केंद्र में, जो भिलाई स्टील प्लांट का है, जी डायरेक्टर के परमिशन से। और 1 साल चला, संडे करते थे 14 डॉक्टर मिलके। उसमें एक संगीत पक्ष भी था हम्म, 4 डायमेंशन में। तो मैं थोड़ा 4 डायमेंशन पहले बता दूं, हाँ अच्छा फिर लगेगा। वो प्रोजेक्ट का बता दूं। थोड़ा संगीत भी तो बताइए। हाँ, तो वो 4 डायमेंशन में जब वो ये बात हुई कि क्या बोलते हैं, मणि मंत्र औषधि एवं योग, हम्म, हम्म, मणि मंत्र औषधि एवं योग। तो ये सूत्र कहीं है, पर अलग अलग है, ये एक जगह नहीं है। इस सूत्र को कहीं से निकाले, पता चला ये, या हम लोग के इसमें संस्मरण में या किसी स्मृति में था ही ये सूत्र, बाबा के और हम लोग के। तो फिर उसको 4 डायमेंशन के रूप में डेवलप किया। तो 4 डायमेंशन ये किए कि मणि में किरण विकिरण चिकित्सा, व्यवहार दर्शन में मणि के बारे में थोड़ा सा जिक्र है, थोड़ा सा जिक्र। किरण विकिरण चिकित्सा, किरण विकिरण एक डायमेंशन। फिर मंत्र में ध्वनि तरंग चिकित्सा। सही बात है। फिर औषधि, औषधि मतलब क्या बोलते हैं, औषधि मतलब केमिकल जितने जितने रस औषधि हैं, ये है सर्जरी, ये सब। और चौथा जो है वो है योग का व्यवहार चिकित्सा के रूप में, मतलब बिहेवियर थेरेपी। ये 4 चिकित्सा के रूप में 4 डायमेंशन, रेजर रेडिएशन, साउंड और औषधि रस रसायन मेडिसिन, और फिर बिहेवियर। बिहेवियर। ये चारों डायमेंशन को, अच्छा पता है मुझे, ये मजे की बात, ये आपके अंदर अगर हमको औषधि के रूप में या चिकित्सा के रूप में एंट्री करनी है, तो 4 डायमेंशन ही है किसी भी मनुष्य के लिए, किसी भी रोगी के लिए। हम उसको रेडियन रेडिएशन मतलब कलरों के द्वारा, प्रकाश के द्वारा उसके अंदर एंट्री कर सकते हैं औषधि के रूप में, उसको कैलकुलेट करके, एक तरीका ये। दूसरा ध्वनि डाल के कर सकते हैं, अलग है मंत्र है, ये है इतना डेसिबल, ये वो, क्योंकि ध्वनि से हमारा शरीर भरा हुआ है, हृदय का धड़कन है, अतड़ियों की फड़कन है, और फेफड़े का फड़कन है। तो ये ध्वनि तो भरा ही हुआ है, और प्रकाश भी हमारे अंदर भरा हुआ है ऑरा के रूप में। तो उसको प्रभावित करने के लिए प्रकाश डाल सकते हैं, धड़कनों को प्रभावित करने के लिए ध्वनि डाल सकते हैं। और केमिकल भरा हुआ है ना, पंच तत्व, तो उसके लिए पंच तत्व और केमिकल और सर्जरी कर सकते हैं उसको डालने के लिए। और उससे भी कीमती चीज भरा हुआ है जो जीवन है, जो व्यवहार को समझता है। ठीक बात है। तो उसके लिए व्यवहार चिकित्सा, उसमें योग है, जो भी अभ्यास है, प्राणायाम, जो भी जितने विधि आप कर सकते हैं जीवन के लिए। ये 4 की चारों चीज ही एक मनुष्य की आवश्यकता है। उन चारों चीजों को कैलकुलेट करके समझ के कितनी जरूरत है, तो चिकित्सकीय विधि हो जाती है। वरना चारों चीज को रोज पीता खाता ही है वो, प्रकाश में निकलता है, ध्वनि सुनता ही है, खाना खाता ही है, और व्यवहार करता ही है। सही बात है। मतलब वो 4 को अभिव्यक्त करता है और 4 को ग्रहण करता है। ये 4 डायमेंशन हुआ, 4 ग्रहण करने वाला चीज, 4 अभिव्यक्त करने वाला चीज। और इन चारों को अभिव्यक्त और ग्रहण करने के लिए चारों एटम प्रकृति में और अस्तित्व में उपलब्ध है। तीसरा, तो उसकी उपलब्धता और इन दोनों के बीच में सामंजस्यता, सामरस्यता, इसको बनाने के लिए 4 डायमेंशन चिकित्सा की, इसको हम लोग नाम दिया समग्र चिकित्सा ज्ञान विज्ञान। अंदर में 4 डायमेंशन था। सुन के तो काफी थ्रिलिंग कंसेप्ट लगता है जी। पर अगर सामान्य आदमी को बोले तो होलिस्टिक मेडिकल साइंस एंड साइंसेस, हाँ, पर अंदर में कंसेप्चुअल बात ये थी 4 डायमेंशन। और 4 डायमेंशन पर्याप्त है। तो वो 4 डायमेंशन को ले, उस प्रोजेक्ट में 4 डायमेंशन को ऑर्गेनाइज करने के लिए हम लोग हर डायमेंशन से लोग लिए थे। मतलब इसके रेडिएशन के लिए बकायदा हम लोग ज्योतिषाचार्य को, ज्योतिषी वाले को लिए थे, पार्थराज को। भाई तुम कौन सा ढंग एडवाइस करोगे ब्लड प्रेशर के लिए, तो उसको भी लिए थे। ध्वनि के लिए हम लोग लिए थे, ये यहाँ के वाइस चांसलर है खैरागढ़ यूनिवर्सिटी के, 2 बार के वाइस चांसलर विमलेंदु मुखर्जी, जो संगीत के, हाँ खैरागढ़, उसके वाइस चांसलर है 2 बार के। उनसे जाके मिले तो वो खुश हुए, खूब अच्छा पार्टी दिया। बोले सारे एसपी कलेक्टर को बुलाए वो,
और बोले मैं तुमको कैसेट बना के दूंगा तुम्हारे चिकित्सा के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए ध्वनि का। तो वो सामवेद का गंधर्व गायन का उन्होंने 16 मिनट का कैसेट बनाया अच्छा और बकायदा उसको सितार से बजवाया। सितार का जो रिकॉर्डिंग वो लंदन में हुआ। लंदन, क्योंकि बुद्धादित्य मुखर्जी उसका बेटा था, वो पूरे वर्ल्ड में घूमता था, वो तो सितार वादक का फेमस, कलकत्ता में रहता है, उसका बेटा है सबका। बोले तू बना रिकॉर्ड करके ला। और वो कैसेट हमको पूरा ऑर्गेनाइज करके बढ़िया पार्टी दिए, कलेक्टर और एसपी के सामने वो रिलीज हुआ। उसको हम लोग प्रयोग किए 16 मिनट का। अच्छा तो ध्वनि का हो गया। औषधि के लिए हम लोग होम्योपैथ का, आयुर्वेद का लिए और एक प्लेसिबो लिए थे, एलोपैथ का भी एटेनॉल लिए थे। और व्यवहार के लिए योगा वाले को बुलाते हैं, यहाँ देवशंकर आनंद थे, तो उसमें हम लोग लिए थे योग निद्रा। चारों डायमेंशन को कंप्लीट करके ये होलिस्टिक जो अप्रोच को ऑर्गेनाइज किए और 1 साल चला। उसके सारे रिपोर्ट्स इसमें है। अच्छा ये उसका रिपोर्ट्स है, ये कि कैसा क्या रिजल्ट आया, अच्छा डेटा उसका। हाँ, अच्छा ये उसका डेटा है। और ये पूरा प्रोजेक्ट की कॉपी है, कि कितने लोग शामिल थे, हर का एक आर्टिकल है हर के ऊपर। अच्छा हाँ, अलग अलग लोगों का आर्टिकल है ना सबका। हाँ, नागराज बाबा जिसकी आर्टिकल हाँ, है ना, हाँ, देखो इसके बाद ये इसका, ये नागराज बाबा का है। हाँ, ओपी तिवारी, उसके बाद- नागराज शर्मा, इसमें संबंधों का भी जिक्र है, हाँ, संगीत का भी है, संगीत का डॉक्टर एमडी जैन। हाँ। तो सब अलग अलग जितने लोग हैं सबके आर्टिकल इसमें थे, सबके पक्ष थे। स्वामी देव हाँ, शंकरानंद जी। योग वाले, तो सबके पक्ष थे इसमें। सबके रिपोर्ट पाठ को लेके भैया का भी है। हाँ, सब रिपोर्ट लेके, पाठ हाँ, भैया। सबका रिपोर्ट लेके हम लोग 4 लोग गए वहां फ्रांस के वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में होलिस्टिक अच्छा। के। कौन से साल में गए? 94 4 में। मई 94। और वहां जाके प्रस्तुत किए। फिर 3 दिन का वर्कशॉप हुआ। उसने 3 दिन के वर्कशॉप में हमारा बीएचयू का आर.एस. सिंह उसको सुनने में बैठे थे, जो वाइस चांसलर में बात। कहाँ पे हुआ ये 3 दिन का वर्कशॉप? वो फ्रांस में। फ्रांस में। हाँ। अच्छा, इसके फॉलोअप में मतलब हाँ किसी ने इंटरेस्ट दिखाया? हाँ। उसके बाद उसको इसको प्रोजेक्ट को प्रस्तुत किया गया। फिर इसमें रायपुर मेडिकल कॉलेज से इसका एमडी भी हुआ एक बच्चे का, इसी प्रोजेक्ट पे जो काम हुआ था इस थ्योरी पे। फिर वो अच्छे से 3 दिन प्रस्तुत के साथ फिर आए और इस तरह ये काम पूरा हुआ। फिर यहाँ हम लोग उसको एक हॉस्पिटल के रूप में खोले भी, डिस्ट्रिक्ट का ये जो नाम के रूप में है ना, और फिर चला। और इस तरह चलते 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 अभ्युदय संस्थान की बात आई। तो अभ्युदय संस्थान बनाने के लिए एक मेरे मित्र थे रायपुर के, जो इंजीनियरिंग कॉलेज है उसमें एक थीसिस कराए वो आर्किटेक्ट वालों से, और खूब सारा नक्शा बना। देखे हो इस नक्शे को? महाराज जी के पास है। नहीं देखे। फिर वो अभ्युदय संस्थान का अवतरण हुआ 2000 में। आप लोग उसके पहले भी किसी दूसरी जगह को देख रहे थे या हाँ, इसी को देखे थे पहले? वो एक जगह उद्घाटन कर डाले थे। यहाँ पे हम लोग को 100 एकड़ मिल गया था यहाँ पे, ये राखी गांव में, क्या नाम उसका, बेमेतरा के पास। अच्छा, हॉस्पिटल। हाँ, पता नहीं ये, तो ये पर वहाँ फिर हम लोग वो कर नहीं पाए। वो बेचारी खूब मेहनत की, वो थी भक्तिन थी, वो देने को राजी थी। तो फिर वहाँ इतना दूर था ना, मैनेज नहीं हुआ। फिर हम लोग बोले मैनेज नहीं होगा तो उसको लाए भी नहीं, किए नहीं। फिर अभ्युदय संस्थान आया। अभ्युदय संस्थान आया, उद्घाटन हुआ। फिर बाबा का काम अच्छे से चल गया। और मेरे को ये इसी सब को पढ़ाने के लिए, आयुर्वेद के लिए मेरे को लंदन बुलाया। तो मैं लंदन चला गया, मैं और महाराज जी, राजन महाराज 6 महीना रहे। वहाँ से आने के बाद मेरी इच्छा हुई कि योग पे काम करूं। तो मैं क्रिया योग में फिर काम करने लगा। तब से अभी तक क्रिया योग में काम कर रहा हूँ। कौन से साल में आप लोग गए थे लंदन? 2001। 2001। वो ट्विन टावर का वो होता ना, वो हम लोग वहीं लंदन में बैठ के देख रहे थे। वो जो हवाई जहाज अटैक हुआ था ना, हाँ, अमेरिका का, तो वहीं से देख रहे थे। और सारे फ्लाइट कैंसिल हो गए थे यार, हमारे आते तक खुल गए तो वापस आए। और इस तरह से ये वाली प्रोजेक्ट वाली यात्रा पूरी हुई। और ये बाबा जी के साथ बाबा जी के साथ जो प्रोजेक्ट, तो बाबा जी के साथ जो अंतरंग चीजें हैं
जी इनकी जो जी। क्वेश्चनरी है ये तो संबंधित बात हुई। और मूल बात तो ये है कि वो यहाँ रहते थे, साल में 3 महीने यहाँ रहते थे, आप जाते थे। बहुत सारे संस्मरण होंगे, तो- बहुत सारी और भी बातें हो जाती हैं। शुरू शुरू में जब बाबा जी से मुलाकात बातें होती थी, गांव जा जाके ना पढ़ाते थे, सब शिविर लेते थे, तो राजन महाराज उसको व्याख्या करते थे। बाबा जी की बात कोई समझता नहीं था। गांव वाले इतने रट डालते थे 7 दिन के शिविर में, मैं जीवन हूँ बोलते थे, तुम कौन हो? मैं जीवन हूँ बोलते थे। तुम कौन हो तेरे तू जीवन तू में? जीवन में क्या है? मैं आत्मा हूँ बोल देते थे। इतना रट डालते थे, तो ये लगता था कि सब इतना अच्छा उसको मतलब रिप्ले बहुत चला, रिप्ले के साथ बहुत चला, तो लगता था कि हम लोग ऐसी चलेगा क्या। और ये लगता था कि थोड़ा कठिन है कंसेप्ट। इसमें राजन महाराज खूब मेहनत की। विद्या संस्थान तब तक बन चुका था। उसके पहले एक अच्छी बात ये हुई कि 96 है मेरे ख्याल से, सत्या जी आए नन्ही शक्तिपीठ में। उस समय अभ्युदय संस्थान बना नहीं था। हाँ। तो वहाँ का क्लब है, क्लब में हम लोग शिविर का आयोजन किए। उसमें सोम था, मैं था, ऐसा 7-8 लोग उस शिविर को अटेंड किए। तो पहली बार ऐसा लगा कि जो दर्शन है वो नदी की तरफ बह सकता है। ऐसा लगता था दर्शन आज भी आकाश में है और हमारे ऊपर झरते रहता है, उसमें से थोड़ा थोड़ा हम पाते रहते हैं। पर पहली बार ऐसा लगा कि हमारे सम्मुख वो नदी की तरफ बह सकता है। इसको शिविर नाम दिया गया। उसके पहले शिविर नाम की कोई चीज नहीं होती थी, सीधा अध्ययन होता था, वो व्याख्या होता था और उसका सभा लगती थी। तो ये लगा कि बह सकता है, वो बात अच्छी लगी। और फिर उसके बाद तो जीवन विद्या शिविर बहने लगा और वो सरल हुआ बाबा जी के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए। उसके पहले दर्शन के रूप में बातचीत करना, ये करना, जैसे इसी में से आप व्यवहार दर्शन को पढ़ के देखना ना, जो पृष्ठभूमि लिखे बाबा, देखना कितना क्लिष्ट है। और आपको समझ में आ जाएगा इस थीसिस में, इस प्रोजेक्ट में भी जो उनका चैप्टर है काफी क्लिष्ट है, काफी वो। इसका एक फोटोकॉपी करा देंगे और हो जाएगा। बाबा जी का उसको उस पेज को खींचते जाओ ना, खींच लो, डाल, कर चला लेंगे, जाएगा। अभी कर बाद में लेंगे, कर वो तो कर लेंगे। बाद में हाँ फोटो खींच लेंगे। फोटो खींच आजकल लेगा, तो चला स्कैन क्या करके- उसमें स्कैनिंग हो जाएगी, चला स्कैन जाएगा। करके अपलोड उतने जितने पेज हैं बाबा के, हाँ ये कर बढ़िया देंगे। जितने पेज होते एकदम बताइए। और छोटी में हम लोग घुसते हैं तो उस बिल्डिंग को हॉस्पिटल बिल्डिंग कई लोग कहते हैं। वो इसी के लिए था। अच्छा जो भी प्रोजेक्ट आपने बताया ना, इसको ही वहां अवतरण करना था, अच्छा उसी के लिए वो बना। अच्छा अच्छा इसलिए उसका नाम हॉस्पिटल बिल्डिंग है, बना ही हॉस्पिटल के लिए। अच्छा अच्छा। पर वो कार्य हो नहीं पाया क्योंकि ना सब वो आ गया, मैं ध्यान में आ गया। और यहाँ से 1-2 बार गया भी, तो बहुत मुश्किल हुआ आना जाना और मैनेज करना बहुत मुश्किल हुआ। बाबा भी अमरकंटक ज्यादा रहने लग गए, उतना नहीं रह पाते थे, थोड़े दिन के लिए आते थे, साल में 1 बार 2 बार। तो चीजें वो रह गई और बिल्डिंग फिर लोगों के रहने का काम आया। ठीक बात है। तो इतने समय आप बाबा जी के साथ रहे, तो आपका आयुर्वेद के अलावा और भी कई सारे मुद्दों पर बात हुई होगी। हाँ। तो वो कुछ मुद्दे क्या थे और उससे जुड़े कुछ संस्मरण अगर आप बता सकेंगे तो अच्छा लगेगा हम लोगों को। देखो इसमें 2 हिस्सा है। मैं एक सारांश से बात करता हूँ अब तक का। उस समय कैसा रहा, कठिन रहा तो बता ही दिया, पर उन कठिनाइयों को समझने में समझाने में कितना मुश्किल है। यहाँ मैं शिविर भी लेता था, अच्छा हाँ क्लासेस लेता था, ब्लैक बोर्ड था मेरे पास, और साहनी जी की शिविर लेते, सभी करते थे जो इसको बुला बुला के। तो ऐसा लगता था कि रटवाना हो रहा है। और इवन मेरी मिसेस ना जो सुना ये है सिलेबस है, उसका कविता बनाई है। आपको कविता में पूरा सिलेबस नजर आएगा, आपको पता नहीं चलेगा कि जीवन विद्या का सिलेबस भी ऐसा कविता हो सकता है। हम जानने के पहले उनकी कविता सुनेंगे। कविता सुनने तो वो ना उनको बता देना, तो वो उनकी वो कविता वो लिखा है कि खोजेगी, वो उसको खोज के रखने बोलना, तो वो ना वो कविता लिखी सिलेबस करो। और सारे कविता ना क्या है, हर मानव चाहता है सहअस्तित्व में जीना। अच्छा, जीवन विद्या, हर मानव चाहता है जीवन विद्या सिखाती, ऐसी कुछ है, शानदार है।
तो वो पूरा पूरा जो स्ट्रेंज है पूरा वो है सहअस्तित्व, तो ये ऐसा 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 करते बहुत अच्छा है। तो सिलेबस के रूप में हम लोग खूब रटे ऐसा बोलना चाहिए या रिप्ले किए। और एक चीज मैं जब ध्यान करने लग गया बाबा जी से 2001 के बाद, तो मैं 2 हिस्से में बात किया। मैं जब बाबा जी के सानिध्य में था तो मैं देखता था कि दर्शन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण था। तो मैं दर्शन के सिद्धांत, मतलब हम लोग इतने बारीकली देखते थे, कोई ऐसा बोल दे कि धोखे से भी अस्तित्व को क्रियाशील बोल डाले, या कोई वचन में भाव में ऐसा लगे कि अस्तित्व को क्रियाशील बोल रहा है, जैसे भगवान करता बोलते हैं ना, तो वो वाला भाव कहीं अस्तित्व के साथ, इसके साथ सत्ता के साथ जुड़ गया। सत्ता के साथ बोलते चलते किसी के भी भाव में तो हम लोग घूरने लगते थे। गर्दन दबा। मतलब अनजाने भी अगर वो किसी भाव की वजह से उसमें क्रियाशीलता टाइप का वो भाव प्रकट हो रहा है, डायरेक्ट तो नहीं, तो भी हम लोग ना ऐसा इतनी बारीकी से ना, हम लोग वो जो फॉरेन से MI थी तो पढ़ाने में और सोम गए थे आवरी गांव पढ़ाने, तो क्या क्या नहीं करते रहते थे, लेकिन एकदम पूरा जो थॉट है ना, जो सिद्धांत है ना, उसमें टिके रहते थे। तो एमा बोलती भी तीनों, खाते भी जीवन विद्या, नहाते भी जीवन विद्या, बोलते भी जीवन विद्या, और जीवन विद्या के लिए जीते जीवन विद्या के लिए मर जाएंगे ऐसा लगता मुझे। वो बेचारी 18 साल की लड़की थी, फॉरेन से आई थी, उसको क्या समझता, लेकिन बोलते थे लोग डूबे एकदम। क्या नाम था उनका? एमा प्लांट। उसके बाद और भी टीम आई थी 98 में, पूरे 10-12 लोग, जिसमें जया नामा के हम लोग प्रोजेक्ट सिखाए थे सबको, जीवन विद्या, आयुर्वेदा, योगा और एस्ट्रोलॉजी। हाँ, जया वो दिनेश के पास अभी भी वो भेजा गया, दिनेश, हाँ उसको मंगवाओ भाई, उसके पास वो हार्ड कॉपी है जो उस समय बनाए थे वो। अभी बाबा जी के उसमें राजन महाराज का जो गए थे ना काठी में, हाँ। तो वो आया था दिनेश जैन, जया जया जया। तो हम लोग वो फॉरेनरों के लिए पूरा वो बनाए थे कोर्स, और अच्छे से लॉन्च किए थे इसको, खूब सिखाए थे। अरे ऐसे ऐसे खूब काम किए। तो ऐसा बोलेंगे तो इसी 20-25 ठोक निकलेगा, जब बातचीत में ये भी किए वो भी किए, एकदम से याद नहीं है, सबका नाम आता जाएगा, और हर को प्रॉपर नाम देके प्रॉपर उसका सिलेबस बना के प्रॉपर पढ़ाते थे, प्रॉपर स्टूडेंट होता था, प्रॉपर वो होते थे, और उसमें कोई इस लेवल के नहीं, हाई फाई, और गांव वाले भी रहते थे। तो वो 2 भाग आप कह रहे हाँ, थे कि एक तो जब मैं ध्यान करना शुरू किया, तो जब मैं 83 से 2001 तक बाबा के साथ रहा, जब तक अभ्युदय नहीं बन गया, तब तक इतना संलग्नता रहा और घनिष्ठता, और इतना हमेशा आना जाना। अमरकंटक कितने बार आए गए होंगे हमको याद नहीं है, कब पहली बार गए वो भी याद नहीं है, कब आखिरी बार गए वो भी याद नहीं, इतने बार मुहुर बहुल्यानुस्यात इतने बार हुआ है कि उसको बोलना कठिन है। तब बाबा नवरात्रि में यज्ञ भी करवाते थे। अच्छा, हाँ, तो आप भी किसी यज्ञ में बैठे? हाँ, यज्ञ में बैठा हूँ। अच्छा, शुरू नवरात्रि में यज्ञ होता था, वो भजन आश्रम में सामने में उस बरामदे में होता था। दोनों नवरात्रि में गए? और एस्ट्रोलॉजी भी करते थे बाबा, आयुर्वेद भी करते थे। अच्छा, और ये तो ये डॉक्टर सुधा देशमुख है, उसकी बेटी गई थी एक बार मिलने मेरे साथ, इन लोग अमरकंटक, तो 10th या 11th में थी, जो डॉक्टर बनेगी, बोले तो डॉक्टर बनी, अभी प्रोफेसर अहमदाबाद में मेडिकल कॉलेज में। तो ऐसा भी बताते थे, ऐसा नहीं उनको नहीं आता था। अच्छा, उसके लिए बताए थे कि डॉक्टर तो बनेगी? हाँ, बन गई भाई। आज भी प्रोफेसर है वो, और कुंडली देख के बताया, वो पूछी क्या करेगा, उन्होंने डॉक्टर बनेगी, मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर है वो। तो इस तरह बहुत सारी चीजें जो बाबा है ना, धीरे धीरे उन आयामों को कम करते गए, और सारा फोकस ना जीवन विद्या पे, पढ़ाने पे, मानव व्यवहार दर्शन पे, फिर कर्म दर्शन पे, अनुभव दर्शन पे, मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान पे, आधार, ये सब में करते गए, पुस्तक लिखते गए। फिर ये काम छोटी में अच्छे से हुआ, राजन महाराजों मिल के पूरा करते रहे, और छपता रहा, रायपुर वाले छपाते रहे। तो ये जो मैं लंदन से जब आया, तो मेरे साथ लंदन में घटना घटी। जब मैं आयुर्वेद पढ़ाने गया था, तो वहाँ लोग मेरे को योग के बारे में पूछते थे, और मैं योग के बारे में कुछ जानता नहीं था, लेकिन योग का दीक्षा ले चुका था, क्रिया योग का।
और हिमालय के बारे में पूछते थे, और दोनों के बारे में ज्ञान कुछ नहीं था। मैं जीवन विद्या बता सकता था, आयुर्वेद बता सकता था, थोड़ी एस्ट्रोलॉजी बता सकता, थोड़ा मंत्र बता सकता था, ये सब जो 4 डायमेंशन तो आता था, और समग्र चिकित्सा आता था। तो वो उनकी जिज्ञासा इन दोनों में थी। तो वहां से बैठे बैठे मैं पूर्व को देखा, पश्चिम में बैठा था, तो पूर्व को देखा तो पूर्व में भारत था। तो भारत में वाकई 2 चीज दिखता था, योग और हिमालय। तो मैं वहां से आके सोचा कि मेरे को 2 काम को सीखना पड़ेगा, क्योंकि मैं इसके प्रश्न का उत्तर नहीं है। तो मैं इसलिए सारा कुछ सीखने के बाद, करने के बाद योग के लिए मैं उतर आया, नौकरी छोड़ा, एक कमरे में आके बैठ गया और योग शुरू किया। 2001 में तो आने के बाद मैंने वापस नौकरी ज्वाइन नहीं की, लंदन से आने नौकरी कभी नहीं ज्वाइन की। तब से जो छूटा वो छूट ही गया। 6 महीने नौकरी छूटी तो छूटी गई, आके फिर ज्वाइन नहीं किया, एनओसी लेके गया था। तो फिर उस समय तक, जो 2001 तक, 83 से कितने साल हो गए? 18 साल का जो सानिध्य रहा। बाबा मानव व्यवहार दर्शन में 18 अध्याय लिखे, पता है? हाँ। गीता पे भी 18 अध्याय है। 18वां का पूरा हो जाता है। 1.5 साल लगते हैं, ऐसे करोगे तो 18 महीने, ऐसे में 18 साल, या 18 जन्म लगा लो, या 108 जन्म लगा लो, तब भी 18 ही है। कहते 108 जन्म में आप कुछ नहीं करोगे तब भी तर जाओगे, तब भी 18 ही है वो। तो उन बीचों में ये लगता था कि दर्शन बहुत हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बाबा से भी ज्यादा। तो दर्शन के सिद्धांत में कोई जरा भी तोड़ फोड़ कम ज्यादा करता था तो हम लोग को आग लग जाती थी, और हम लोग आग घूरने लगते थे, और कई बार तो तलवार लेके खड़े हो जाते थे, वाक पटुता वाला, वाक वाला तलवार, लोहे का नहीं, धार एकदम, और उसको चक से काट देते थे। तो ये एकदम सिद्धांत एकदम कहीं भी, तो सिद्धांत हम लोग पी गए कि सत्ता बिल्कुल क्रियाहीन है और सारी सृष्टि क्रियावान है, और वो सारी सृष्टि सत्ता में डूबी भीगी घिरी है। इस बात को ऐसा पी गए और उसको फैलाव कि मानव केंद्रित चिंतन ज्ञान, मानव को केंद्र में रख के चिंतन ज्ञान जो बाबा ने तैयार किया है, चिंतन ज्ञान है वो, मानव केंद्र में है, चिंतन ज्ञान है, उसका आधार है अस्तित्व। अस्तित्व में क्या है? डूबा भीगा घिरा है इस सत्ता में, और उसके बाद फिर आचरण पूर्णता है, आचरण है, उसका व्यवहार में लाना। 3 हिस्से हैं, तो 3 हिस्सों को बिल्कुल अलग अलग बहुत अच्छे से करते थे। तो उस समय बाबा के प्रति हम लोग का ध्यान नहीं था, सारा ध्यान था दर्शन के प्रति, या 3 सिद्धांतों के प्रति, 3 हिस्से में, जो हमारे पाठ्यक्रम में पढ़ाने में, इसमें पुस्तकों में, इसमें वांग्मय में आ गया। और जब मैं ध्यान करने लगा तो एक अजीब घटना घटी। मैं बोला यार ठीक है, ये आकाश से तो आया है, ठीक, आकाश में संयम के तो आया है, पतंजलि योग सूत्र में जो संयम है, धारणा ध्यान समाधि एकत्र संयम, पर बाबा तो समाधि धारणा और ध्यान करके, ध्यान और धारणा करके उतरते हुए क्रम में संयम किया, और ये उतरा है आकाश से, विलोम क्रम में, अनुलोम क्रम में नहीं, तो ये उतरा है। तो फिर मैं बोला आखिर स्रोत तो बाबा है, आकाश है, अस्तित्व है, उसके बीच में बाबा है, उसके बाद फिर नीचे फिर दर्शन है, तीसरे क्रम में है। ये बात मेरे को जब ध्यान करते लगा तब समझ में आई, और हम क्या तीसरे क्रम को पकड़े बैठे थे, बाबा को ध्यान ही नहीं दिए, अस्तित्व को भी ध्यान नहीं दिए। तो वो मैं सोचता हूँ कभी कभी अच्छा हुआ जो उन्होंने योग के चक्कर में पूछ पूछ के ना कमरे में घुसने के लिए मजबूर कर दिया फॉरेन वालों ने। जब मैं घुस गया तो मेरा ध्यान फिर दर्शन से छूट के बाबा में गया, स्रोत में। स्रोत तो बाबा है, तो बाबा केवल दर्शन भर जानते ऐसा नहीं, बाबा तो बहुत सारे चीजों के ज्ञाता है, उसमें से दर्शन एक है। बाबा का व्यक्तित्व पर्सनालिटी से बड़ा है, स्रोत हमेशा बड़ा होता है और दिखता छोटा है। फैलने के बाद गंगा नदी गंगा सागर मिलकर समुद्र दिखेगी, लेकिन स्रोत बंद हो जाए तो पूरा बंद हो जाएगा, और स्रोत मिलता रहेगा तो ये सब बढ़ा हुआ, उसमें और भी नदियां मिलते जाती हैं, और वो गंगा नदी बन के गंगा सागर में मिलती है। हम तो गंगा में नहाए हैं, कभी गोमुख भी तो आना चाहिए, गोमुख गया,
मतलब बाबा की चेतना मैंने बहुत दिन ध्यान किया, अच्छा। बहुत शांत और बहुत विस्तारित है। तब मेरे को समझ में आया कि सिद्धांत से बड़ा ना आदमी का जीवन होता है। सिद्धांत उसका एक हिस्सा है, पूरे जीवन को पूरा नहीं कर सकता, और आपको मार्गदर्शन दे सकता है, गाइडलाइन बना सकता है, रास्ते निकाल सकता है, लेकिन ना आपको के बाद में हम रिकॉर्ड कर रहे हैं पहले चरण में दर्शन का, हाँ, दूसरे चरण में बाबा है। तो आप बाबा में भी करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज मिलेगी। ऐसा मत सोचना कि आपने दर्शन कर लिया तो सब कुछ कर लिया। जी। बाबा अपने आप में जबरदस्त चीज है। वो आपको अकेले में जब ध्यान करेंगे तब समझ में आया कितनी मदद मिलती, क्या समझ में आता है। बाबा की चेतना एकदम पवित्र और अलग है। उसका एक हिस्सा है जो आपको मिला है। उसमें कितने सारे चीज और हैं, कितने सारे चीजों को आपको अंतर्बोध होगा। आप बोध में जाने के लिए सबसे अच्छा बाबा है। बाबा की चेतना में जाओ तो आप सीधा सीधा बोध में जाओगे। उनकी चेतना में जाओ, दर्शन में जाओगे तो आपको समझ में आएगा। समझ में जाने के लिए दर्शन अच्छा, बोध में जाने के लिए बाबा। बाबा में बहुत सारा करने के बाद धीरे धीरे मैं बाबा की चेतना के साथ देखा कि कैसा हो रहा है। और कई सीढ़ियां पार किया। मैं उनको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। मेरी चेतना की कई सीढ़ियों को पार करने में बाबा ने मदद की। उनको दर्शन की तरह समझाना कठिन है, लेकिन आपकी यात्रा तो चेतना तो बढ़ते जा रही है। फिर अंत में जो कनाची की जो आपका अस्तित्व है, सत्ता है, उसमें जो बाबा ने जितना कहा है दर्शन में, बाबा की मदद से आप अस्तित्व में उसको देखो, अस्तित्व में कहां पर है वो, किस स्वरूप में है, कैसा एग्जिस्ट करता है, उसका अस्तित्व क्या है, कि ये जीवन में जीते समय वो कैसा है और अस्तित्व में कैसा है। उतरने से पहले बाबा में जब उतरा तो कैसा था, फिर बाबा को उतरा, बाबा ने उसको कैसा लिखा, तीसरा स्टेज है ये। राइट। तो अस्तित्व में जब देखोगे बोध होगा तो बहुत फाइन सा एक शब्द होगा। जैसे बाबा को भी जो बोध हुआ था, जो संयम में आया था, विकास, विकास क्रम, विकास, हाँ, जागृति क्रम, विकास क्रम, विकास, उसके बाद जागृति क्रम, जागृति, हाँ, इतना ही आया था। इतना ही और अस्तित्व, सहअस्तित्व जी, और जीवन, परमाणु, ऐसा आया था। सोचो बोध इतना लंबा चौड़ा, ऐसा पूरी पुस्तक नहीं आती। नहीं रहना सब ये चिंतन ज्ञान है, बाबा खुद लिखे, मानव केंद्रित चिंतन ज्ञान। इसको आप चिंतन करके आप फैलाइए, तो उसको बाद में फिर चिंतन कर करके उसको चित्त में ला के फैला के चिंतन ज्ञान है जी। बोध स्वरूप एकदम बहुत सूत्रात्मक है और बहुत आनंददायी है जी। तो आप बोध स्वरूप में भी जाइए, तो ये सब चीजें मिलेंगी बाबा के जैसे बोध हुआ था। बहुत बढ़िया। और ऊपर जाएंगे तो आप उसके जिस बोध को स्रोत से कैसा है, अस्तित्व में कैसा है, तो अस्तित्व से आप जुड़ जाते हो सीधा सीधा। और अस्तित्व में उसकी उपस्थिति ये हो, तो आप ध्यान करते करते 2 स्टेज और पार कर सकते हैं। उसमें आपको अनुभव होगा, आप अस्तित्व है, अनुभव हो जाएगा। आप है बाबा है, बोध हो जाएगा। आप है दर्शन है, समझ हो जाएगा जी जी। ये जो यात्रा अलग है तब, तो इतना ना सोचे कि सब शिविर कर लिए तो सब कुछ हो ही जाएगा। आप अकेले में बैठे, उसी को लेके बैठे, बाबा को चेतना में जाए, अस्तित्व में जाए। तो अस्तित्व में मूल रूप से कैसा है, अब व्याख्या होते होते कैसा आया है और आपके व्यवहार में कैसा आएगा, वो तो चलेगी व्याख्या। अगला पीढ़ी आएगा तो यही व्याख्या और बदलेगी, अंतिम व्याख्या नहीं है ये, बिल्कुल। और अगली पीढ़ी आएगी तो और बदलेगी। इस तरह से ये अस्तित्व तक जाने का रास्ता है। और वहां फिर आप और भी चेतनाओं से मुलाकात होगी। ये होगा आपका खुद का चेतना सत्ता के साथ, अस्तित्व के साथ जुड़ेगा और आपका खुद का संयम लगेगा और बोध उतरेगा जो इससे अलग होगा। फिर भी इसके समर्थन में होगा, उसके सूत्र अलग होंगे, शब्द अलग होंगे, लेकिन जो भाव है, व्यवहार है, जो सिद्धांत है, उसके संपूरक होंगे,
इस तरह से उतरते हैं। जी, बढ़िया। पतंजलि ने बहुत सारे ध्यान में एक ध्यान कहा है कि वीतराग योगी के चित्त पर जो है ध्यान करने का जिक्र करते हैं पतंजलि। पतंजलि जिक्र करते हैं, आप बाबा के चित्त की बात कह रहे हैं ना, वीतराग योगी के चित्त, चित्त का मतलब अंतःकरण, अंतःकरण की बात, तो उस पर ध्यान करने का जिक्र करते हैं। बाबा जी के साथ आपकी आयुर्वेद के अलावा और किन किन बिंदुओं पर मुख्य रूप से बात हुई? जैसे मैंने एक बार बाबा से पूछा, बाबा पृथ्वी अकेली है? बोले ऐसे 100 पृथ्वी है होंगे, 100 तो ही है बोले, और हर में जीवन है, और कई पृथ्वियां तो इससे विकसित है और लोग भी इससे विकसित है। सबका अपना क्रम है, हम जिस पृथ्वी में रहते हैं उसका अपना क्रम है। तो उन पृथ्वियों में ऐसे पृथ्वी के क्रम है जिसमें प्रकाश स्वरूप शरीर है। अच्छा। और आपस में कम्युनिकेशन के लिए शब्दों की जरूरत नहीं है। आप सामने सम्मुख आते हो, सम्मुख आता है, बोध से आपस में संप्रेषणा हो जाती है, बात पूरी हो जाती है, फिर चले जाते हैं। आपको खाने का कुछ मन करेगा तो वो पेड़ पौधे जो रहेंगे ना, वही प्रकाश करते खा लो, पर वो आदत है, जरूरत नहीं है, आदत है। तो इस तरह के इतनी विकसित पृथ्वियां भी हैं जहाँ इस तरह के लोग हैं। उसको आप उन लोगों को आप जो भी लोग नाम दो, हिरण्यगर्भ या आपकी मर्जी, शास्त्र में जो उपलब्ध है, पर बाबा ने कोई नाम नहीं दिया, बोला पृथ्वी, बोला कि और भी पृथ्वी है और वो विकसित है, वहाँ के लोग भी विकसित है। ये एक अलग लेवल पे बात हुई थी जी, जो सामान्य तौर से कम बात होती है। हाँ। मैं थीसिस करा रहा था इनका डॉक्टर पूर्णिमा वाजपेयी को, हाँ, स्वास्थ्य के ऊपर। स्वास्थ्य के, उनकी बिटिया ने, उन्होंने भी स्वास्थ्य के ऊपर ही किया है, डॉक्टर पूर्णिमा। अच्छा, चारू बाबा उसको पूरा कैसेट में उसको टेप करती थी, बाबा बोलते थे जी, उसको रीराइटिंग करती थी, उसको बहुत मेहनत की। बाबा उस थीसिस के भूमिका तो बोला, बाबा वो जीवन परमाणु कैसा होता है, एक बार बर्बाद होता चित्र छापा है। हाँ। तो वो जीवन परमाणु का ऐसा खिला हुआ पंखुड़ी होता है ना, हाँ ऐसा, हाँ, पंखुड़ियों वाला ऐसा बन रहे थे, मेरे पास गिलास है। पुंज रूप में, ऐसा? पुंज रूप में था। अच्छा। वो चित्र उनके थीसिस में फ्रंट पेज में भूमिका में छपा हुआ है। वो एक लड़की आई थी, उसका नाम याद नहीं मेरे को, बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी, तो वो उसको बुला रहे, तो बाबा जैसे बोलते थे बनाई हो। अच्छा, अच्छा। तो पुंजवत है ये, जैसे छोटा सा परमाणु ऐसा वैसा नहीं, खिला हुआ है, काफी बड़ा है, ऐसा नहीं आपके बोध में बड़ा सा आता है, तो उसे नहीं आता। ऐसा मत सोचो कि ऐसे भी जो इलेक्ट्रॉन है, उसका इलेक्ट्रॉन, हाँ, ऑर्बिट तो बड़ा बड़ा घूम सकता है, आप उसके नाभिक को जो छोटा सा मानते हैं 10⁻⁻18 वाला, वो आपकी नाभिक की बात, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से घूम रहा होगा। ऐसे आपका भी पूरा घूम रहा होता है, जीवन वो पुंज है, पुंज वाला है, सूत्रात्मक भी है। हाँ, उसमें कैसा स्थिति दिखाया था आत्मा बुद्धि चित्त वृत्ति मन का? ऐसा फैला हुआ चित्र था, ऐसा जैसे कमलदल ऐसे फैले हुए, पर ये कमल फूल की तरह। अच्छा, वो चित्र उनके थीसिस में है। यहाँ मेरी जो कॉपी, थीसिस की जो कॉपी थी, वो पटेल जी के पास है, उससे ले लेना, उससे खींच लेना। अच्छा, ये जो पटेल है ना, जो खोले हैं, क्या कौन है, शामिल जानते हो? थीसिस ये किया है, अवधेश पटेल। हाँ, अवधेश पटेल। अच्छा, उनके पास है क्या? हाँ, उनके पास है वो थीसिस। अच्छा। वो ले गया, लाया नहीं है, अभी मुलाकात हुई मोदी में, तो बोले मैं रखा हूँ सामान। इसका पीएचडी हो गया, फिर हम बात बेस था। हाँ, इस पीएचडी को बेस बनाया। इसको बेस कर लेंगे बात। उसमें चित्र छपा हुआ है। अच्छा, बढ़िया। बाबा ने जो संकल्पना की थी, वो ऐसा ही है, ऐसा नहीं। हाँ, बहुत बढ़िया। तो मैं तो जब बहुत गहरे ध्यानों में देखा, तो जीवन को ऐसा देखा, पुंजवन खिला हुआ, उसमें फिर ऐसा खिलता है, फिर उसके बाद अच्छा, ये कली हुई, फिर ऐसा ऐसे पुंजवन, अच्छा, ऐसा बनता है। हाँ, ये जो चक्र है ना, वो ऐसे बनते हैं ऊर्जाएं। ये इसमें से ये वाला खिला हुआ अस्तित्व में उपलब्ध है, ये वाला आपके पास है, दोनों मिलकर खिलते तब सहस्रार बनता है। क्रियाओं हम लोग इस तरह से बनते हैं। तो आप जब भी संपर्क में आते हैं, तो अस्तित्व में बहुत सारी चीज उपलब्ध है जो आपको मिलते हैं जी, और आपका उसको रिसीव करना, बोधगम्य होना, आपको बोध में लेना, अनुभव में लेना, फिर उसका व्याख्या करना, चिंतन करना, फैलाना,
तो वो दोनों शामिल है ना, आप अकेले कैसे हो? ठीक बात है। हो ही नहीं, होगा भी कैसे? और उपलब्धता तो ही है। जी बाबा ने उसको रिसीव किया, पाया और आपको परसा, आप भी पाओ, आप भी परसो। तो उस लेवल में मेहनत करनी पड़ेगी। जी मेहनत के लिए बाबा क्या कहते थे उस समय कि क्या क्या करने की जरूरत है? क्योंकि बात तो वो भी यही कहते हैं कि जैसा अनुभव हमको हुआ वैसा ही अनुभव तुमको भी होगा, आपको भी होगा। उस समय तो इतना प्राथमिकी था, दर्शन को पढ़ाने शिविर लेने को बोलते थे बाबा। अच्छा। अभी सोम से बात किया तो अभी राजन महाराज नहीं रहे तो उनकी काठी में हम बैठे थे। तो सोम में इतने सारे शिविर लेने के बाद जो बात हुई हमारी, तो बोलता था एक वर्टिकल यात्रा और एक हॉरिजॉन्टल है। बोला ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल तो किए थे, मैं वर्टिकल यात्रा किया। तो वर्टिकल, तो बोला हॉरिजॉन्टल यात्रा में आपकी चित्त की शुद्धि हो जाती है, तो आप किसी चीज को जैसा का वैसा रिसीव कर सकते हो। अभी क्या बोलते हैं, जैसा का वैसा रिसीव नहीं करते, चित्त में जो रहता है उसे मिला के रिसीव करते हैं। समस्या है। पर हॉरिजॉन्टल यात्रा करते करते से हॉरिजॉन्टल ने शिविर जो कर रहा, प्रचार कर रहा, फैला रहा, इससे अभी चित्त की, आपके चित्त की शुद्धि होती है, उसकी जितनी होगी पता नहीं। पर जो प्रबोधक है उसके चित्त की शुद्धि हो जाती है, एक तपस्या है। तो इस तपस्या के बाद अभी सोम कर रहा था, तो शिविर लेने के बाद बाबा भी करते थे। और वर्टिकल यात्रा के लिए बाबा बोलते थे कि ठीक है, समाधि में क्या होगा, ये बाबा की राय ना, क्रियायोग की राय नहीं है, मेरी राय नहीं है। बाबा जो कहते थे वो बता रहा हूँ। बाबा कहते थे कि समाधि मिलता, समाधि लगाया, हजारों बार लगाया, क्या मिला? समाधि यानी मौन, मौन में कुछ नहीं है। बहुत नाराज होते थे समाधि से। अच्छा। और दूसरा खुद समाधि लगाया था। हाँ, खुद समाधि। मजे की बात है। तो बोलो बाबा इतना नाराज क्यों होते हो? तो बोलते हैं हर कोई समाधि लगा नहीं सकता, तो हमको वो चीज परसनी है जो सब कर सके सामान्य रूप से जीवन में जीते हुए, वो चीज परसना चाहिए। समाधि तो हर कोई करेगा नहीं, समाधि हर किसी को लगेगा नहीं, उसकी मेहनत भी बेकार जाएगी, समय भी जाएगा, पूरा जीवन लगा देगा, हुआ भी कुछ नहीं, अंत में वही खड़ा रहेगा। इससे अच्छा वो चीज परसो जो कर ले, सीख ले, काम आए, आगे बढ़ जाए। और जब लगेगा तब लग जाएगा समाधि, क्या बोलेगा? ऐसा उनका प्लीज था। तो वो इसलिए वो इसकी बात करते थे शिविर की। और समाधि के लिए बोले कोई बिरला, देखो ये प्रबोधन विधि है। दूसरा, आप अनुसंधान विधि में जाना चाहते हो तो जा सकते हो, लेकिन अनुसंधान विधि में रेयरली कोई जाएगा, तो समाधि लगाएगा, फिर एक अनुसंधान करके लाएगा। तो उस विधि में जाया जा सकता है, लेकिन उसके लोग बहुत कम होते हैं। इससे बोलते थे प्रबोधन करो, शिविर लो, सबको फैलाओ। पर वर्टिकल यात्रा आपकी फिर भी रहती है। चित्त शुद्ध हुआ तो वर्टिकल यात्रा मतलब आपकी ये वाली यात्रा, अस्तित्व से सत्ता से संपर्क वाली यात्रा, अनुभव की यात्रा बहुत आसान हो जाती है। जी, बात तो है ना? पूरी ऐसा मानते तो हैं। ऐसा मानते। भारतीय परंपरा इस रूप में सोचती है कि चित्त शुद्धि का काम जितना आपने गहराई से किया है, समाधि उतना सरलता से हो जाता है। बढ़िया। तो ये शुद्धि के लिए अच्छा है, शुद्धि के लिए अच्छा जो शिविर है है, ठीक लगता है। शुद्धि के लिए हम इतना बड़ा योग करते हैं, कोई ध्यान करता है, कोई जप करता है, मतलब इतने सारे उपाय, एक उपाय है। उसके बाद आपकी अपनी यात्रा है, कर लो। बाबा का चेतना तो उपलब्ध है, सत्ता भी उपलब्ध है, अस्तित्व भी उपलब्ध है। आप बाबा की चेतना में और बाबा की चेतना में जा सकते हो। आपको एक बार उसकी चेतना में जाने का आदत तो पड़े। ठीक बात। आपको तो शब्दों में जाने की आदत है, दर्शन में जाने की, सिद्धांत में, चेतना में भी तो एक बार यात्रा करो। ठीक बात। जब हम गीता पढ़ रहे हैं, तो गीता पढ़ने में देख रहे हैं कि देखो आदि शंकराचार्य का भाष्य है, रामाचार्य का भाष्य है, उसके बाद गोयंका जी का भाष्य है, उसके बाद योगानंद जी का भाष्य है, लाड़ी बाबा का भाष्य है, संन्यास महाशय का भाष्य है, और क्या बोलते हैं इस्कान वालों का भाष्य है, सारे के भाष्य है, राम सुखदास का भाष्य है, सब हर अभिनव गुप्त का भाष्य है, सब अपने भाष्य में अपने अपने ढंग से कहते हुए ले जाते हैं। सूत्र एक ही है, एक ही सूत्र को हम इतने लोगों का भाष्य रोज पढ़ते हैं। जी। और ये देखते हैं कि उनका भाष्य कहाँ चला गया।
किधर चला गया, किधर चला गया, किधर चला गया। और उन भाष्यों को देखते हैं कि वो ले जाते अपनी बात कितनी कह गए, या सामने वाले जिनको समझाना चाहते हैं उनके लिए कितनी कह गए, सूत्र से कितना आगे बढ़ गए। तो हम लोग को कई बार किसी का सूत्र का भाष्य एग्जैक्ट सूत्र के जैसा लगता है, कभी कभी नहीं लगता, कभी किसी का भाष्य सूत्र से नहीं लगता सूत्र के जैसा। हम लोग वापस कृष्ण चेतना में आते हैं कि कृष्ण अर्जुन को क्या कहने के लिए सूत्र कह रहे हैं, उसकी चेतना किस बात को प्रबोधित करने के लिए, अर्जुन को करने के लिए ये बात कह रही है। तो सूत्र के कृष्ण उस समय जो कुरुक्षेत्र में उपलब्ध है, कुरुक्षेत्र में कह रहा है, तो किस बात को, तथ्य को उजागर करने के लिए, अभिव्यक्ति के लिए इस बात को कह रहा है जी जी। और अर्जुन से क्या क्या समझाना चाह रहा है या क्या प्रबोधित करना चाह रहा है। तो जब कृष्ण चेतना में आते हैं तो सूत्र अलग खुलता है, इसमें से किसी से मैच नहीं करता। और कभी कभी कृष्ण भी नहीं कह रहे होते हैं, वो ऐसा लगता है कि राइटर ने कहा है, व्यास मुनि। तो लगता है यहाँ तो व्यास मुनि का चेतना है। जब आप ठीक से पढ़ोगे ना, सबकी चेतना पकड़ में आएगी, मतलब ये चेतना की यात्रा है जी। आप किसी भी चेतना को कर सकते हो, वो कहाँ फैल रही है, वो किधर जाएगी, शब्द क्या निकल रहे हैं, जा किधर रही है, दिशा क्या है, किस चीज को प्रमाणित करने के लिए, किस चीज को फैलाने के लिए करें। तो आप कभी कभी व्यास की चेतना में हम खड़े हो जाते हैं, तो लगता है तो कृष्ण भी नहीं कर रहे, व्यास अपने तरफ से कृष्ण को प्रबोधित करने के लिए उसके मुख से कहा जा रहा है। आप वो भी पकड़ सकते हो, गीता इस तरह से भी पढ़ी जा सकती है, ऐसे ही मानव दर्शन को ऐसा भी पढ़ा जा सकता है। ये बात मैंने वहां कही थी जब वो कानपुर में अर्चना जी गणेश जी बुलाए थे, तो मैं सब सिंगार्थियों को बोला कि आप ठीक है शब्दों के रूप में पढ़ो, कभी कभी नागराज बाबा की चेतना से तो पढ़ो कि उन्होंने क्या कहना चाह रहे हैं, उनकी चेतना कैसी थी, उस चेतना से उसको पढ़ोगे तो अलग मिलेगा जी। और नागराज बाबा अस्तित्व से जब उसमें थे, संयम में, तो वो कैसे रिसीव किया और क्या करके आपको प्रस्तुत किए, दवा और सूत्र अलग मिलेगा। तो व्याख्या है, तो ये पूरा का पूरा अर्थ और भाव और कितना सूक्ष्म होता है और कारणात्मक भाषा तक आप पहुंच जाओगे। बहुत बढ़िया। तो ये बात आपके लिए उपलब्ध है, हर किसी के लिए उपलब्ध है, कुछ चीज नष्ट नहीं हुआ है, अस्तित्व में सब है। सब आपकी उस यात्रा में जाने की जरूरत है जी। चेतना, चेतना का शिखर आपका इंतजार कर रहे हैं। हम सब वहां पहुंचे श्याम भाई। तो आपकी चेतना आपके शिखर में जाएगी। बाबा जी जीने के संदर्भ में बार बार समाधान समृद्धि पूर्वक जीने की बात करते थे, तो उस संदर्भ में आपने कैसे उनके जीने को देखा, या आपको किस तरह से प्रेरणा मिली, या उससे जुड़ी कोई बात आप बताना चाहें तो। बाबा बड़े स्वावलंबी थे, जब उन्होंने खेत पहली बार उनको मिला, जब वो फल फूल कंदमूल खा के रहते थे, तो गाँव वालों ने कहा कि नहीं आप हमारे साथ आके रहो, तो बोले नहीं मेरे को खेत दे दो, मैं अन्न उगा के रहूंगा। तो वो खुद हल को खींच के मजबूत है, मजबूत काटे के, क्योंकि केले के पेड़, नारियल के पेड़ लगाए, तो अपने आप में कई पुस्तकों तक उसका फल आप खा सकते हैं। कहाँ पे लगाए थे? कर्नाटक। अच्छा, जहाँ पे अगर हर गांव में वहाँ पे तो लगाए थे। वो बचपन वही करते थे, गाय चराते थे, नारियल के पेड़ लगाते थे, औषधि लाते थे और अपनी माँ के साथ वो करते थे, जब तक वो वेद का शुरुआत नहीं की तब तक। मैंने दिवपथ में उनका जो जीवन परिचय लिखा है, इसलिए कह रहे हैं उसमें नारियल का जिक्र नहीं किया है। अगले संस्मरण में नारियल का पेड़ ऐसे नहीं लगता, उसके लिए इतना बड़ा गड्ढा खोदना पड़ता है, कितने बाय कितने का स्टेप है, 3 स्टेप, वो सब मटेरियल डाल के एक नारियल के पेड़ लगाया तो आपके 10 पीढ़ी के लिए हो गया। और उसको कितने वो उत्पादन है, वो आपका कारखाना है, उतने नारियल के पेड़ लगाओ फिर एक परिवार चल जाता है। कुछ नहीं करते वो लोग, लड़के वेद पढ़ते हैं, नारियल के पेड़ लगा दिया, उसको खाते बेचते हैं और वेद पढ़ते हैं, उनका वो खेती है भाई, रोज रोज खेत थोड़ी उगाते रहे, वेद कब पढ़ेंगे तो फसल आया, ये तो समृद्धि का बढ़िया डिजाइन है। समृद्धि का तो समृद्धि तो उस समय भी थे वो, लगा दिए और क्या। मैं तो कानपुर में बार बार कहता था कि बढ़िया एक बाग लगाऊंगा, ये और वो भी ठेके पे फल बेच देता। बचपन की समृद्धि थी। और थोड़ा बड़े हुए तो जब वो आंसू कवि हो गए, फिर उनको बीमार पड़े तो उनके गुरु ने ठीक किया, फिर वो बोले जाओ तुम 1 साल वहाँ तपस्या काशी काशी तपस्या की, तो उनको टेलरिंग आती थी,
हाँ टर्निंग कटिंग करते थे, 5 रुपए लेते थे, 2.5 रुपए खाते थे, 2.5 रुपए बांटते थे। उनकी समृद्धि ऐसी नहीं। और वहाँ शिव पार्वती का दर्शन भी हुआ। हाँ तो उसी समय उनको गोपीनाथ कविराज जी से उनकी मुलाकात। ओके। अच्छा, हम्म। आप जानते होंगे सर पंडित उनकी गोपीनाथ किताब पढ़ी है मैंने। देवता। हाँ हाँ। तो उनको आयुर्वेद बाबा कहते हैं कि मैंने एक ही प्रश्न पूछा। हाँ हाँ बोले किसी अभिव्यक्ति के लिए भाषा के साथ व्याकरण की जरूरत है? हम्म। अभिव्यक्ति के लिए भाषा के साथ बिना व्याकरण के भी हो सकता है। अच्छा, हाँ, और इसलिए बाबा के में व्याकरण नहीं दिख रहा है। पंडित गोपीनाथ कविराज जी का बताया हुआ ये। हाँ हाँ और उनकी अभिव्यक्ति पूरी है, ठीक बात उसमें कोई व्याकरण नहीं है, व्याकरण का कोई पालन नहीं है। वो उन्होंने उनको छूट दिया था, उन्हें नहीं जरूरत है। उसके बाद जब आके वापस आए तो फिर वो आंसू कवि हो गया और स्लेट पेंसिल का कारखाना चला। फिर वो घटना घटी ना जो अमरकंटक का है, तो सबको पता ही होगा। तो वो एक अद्भुत घटना है। फिर यहाँ आया और कंदमूल खा के मैं थोड़ा देखता बताइए, हूँ। थोड़ा बैकग्राउंड बताइए। तो उनको उनके मामा पढ़ाते थे वेदांत। ये वेद पढ़ने के बाद वेदांत पढ़ा है। पढ़ते पढ़ते उसमें एक प्रश्न आया कि मोक्ष के संदर्भ में। तो बाबा ने उनसे पूछा कि जो वेदांत लिखे हैं तो मोक्ष पाके लिखे कि मोक्ष के बारे में लिखे हैं? तो उस समय मोक्ष का मतलब शरीर छोड़ के मोक्ष होता था। हाँ। आपको पता है मोक्ष का जो मूल सिद्धांत तो है कि शरीर छोड़ते समय शरीर से छूटने के बाद मोक्ष होता है। आत्मा परमात्मा में विलय हो जाएगा, शरीर ऐसा छूट मानते जाता हैं। है। ऐसा तो ये एक कंसेप्ट वो था। जी। तो एक मान्य हाँ। वैसा वेदांत में नहीं है ये वाला कंसेप्ट। अच्छा। पर एक उच्च प्रचलन में वेदांत पढ़ लिया हूँ, ये वाला बात नहीं वो है। है नहीं। इंटरेस्टिंगली मुझे भी एक टीचर ये बात पढ़ा रहे थे हाँ। और मैंने भी यही सवाल पूछा था। एक्चुअल में कहीं पे ऐसा है कि अद्वैत मोक्ष का ये कहीं कॉन्सेप्ट है, पर लिखित में कहीं आदि शंकर इस बात को नहीं लिखे। नहीं ऐसा नहीं लिखे। हाँ, आदि शंकर मैं पढ़ लिया हूँ। अरे आदि शंकर ये ज्ञान प्रश्न का मुक्ति मार्ग। वेदांत पढ़ते समय में आया था उनके दिमाग, पर ये लोक प्रचलन में है, हमारे समय तक भी था। तो चलिए बढ़िया है, बाबा जी को लोक प्रचलन से ही सही तो वो कम से कम ऐसा। पर वो इसमें था कि शरीर छोड़ने के बाद ही मोक्ष होता है, शरीर छोड़ते हुए। हाँ। आपकी सारी तैयारी होती है, हाँ। आपने जितना भी तपस्या किया, जो भी किया, ज्ञान भक्ति जो भी हाँ। किया, और शरीर छोड़ते समय मोक्ष होता है। शरीर भी छूट जाता है अंतिम, हाँ। जो आपका प्रारब्ध है, राइट। और मोक्ष होता है आपका। जी। ये तरह का प्रचलित आज भी है, आज भी है, बहुत प्रचलित ऐसा नहीं कि आज भी नहीं मानते। ये शास्त्र में क्या लिखा अलग है, प्रचलन में यही है, लोकाचार में यही है। हाँ, ठीक है। ठीक है। तो ये तो था ही नहीं, मोक्ष की संदर्भ है। वो पूछ दिए मामा से, बोले अब ये बताओ कि मोक्ष पाया हुआ लिखा है कि मोक्ष के लिए हो, मोक्ष के बारे में लिखा है? तो मोक्ष पाया हुआ तो लिख नहीं सकता, शरीर छूट गया। तो मोक्ष के बारे में लिखा है ना, मतलब बिना मोक्ष पाए लिखा है। एग्जैक्टली। तो बिना मोक्ष पाए लिखा है तो कुछ भी लिख सकता है। लॉजिक तो जबरदस्त है। क्यों माने? हाँ, बाबा नाराज हो गए, हाँ, बोले तुम अति प्रश्न करते हो। पर ये प्रश्न उनका छूटा नहीं। हाँ, फिर अपने गुरु के पास गए, जो सिंगेरी पीठ के जी, चंद्रशेखर भारती। चंद्रशेखर भारती। तो बोले तुम नर्मदा किनारे जाओ और अपना प्रश्न का उत्तर दो। तो मैं सोचता हूँ, बाद में मेरे पता चला नर्मदा किनारे क्यों बोले, जब नया सिद्धांत आना होता है तो नर्मदा किनारे आता है। अच्छा। और पारंपरिक सिद्धांत आता है तो गंगा किनारे आता है। ऐसा क्या? अच्छा। ये बात मैंने पाटिल बाबा से जाना, पाटिल बाबा से मिला, बोले नर्मदा किनारे नया सिद्धांत आएगा जो अभी तक प्रचलन में नहीं है। और जो प्रचलित सिद्धांत का इम्प्रूवमेंट और इम्प्रोवाइजेशन जब बड़ा और आना है वो गंगा में है। तो वो गंगा किनारे आता है। तो ये परंपरा में बात- ऐसा ऐसा माना मानते जाता हैं। है। हाँ, अच्छा। तब ये के लिए रेवाखंड नर्मदा जी है को ना, माना गया। रेवाखंड है। हाँ, तब के लिए नर्मदा जी को माना गया। ये जो ज्ञान का प्रचार प्रसार है उसके लिए गंगा जी को माना गया, और भक्ति के लिए यमुना जी को माना गया। क्या बात है? ऐसा शास्त्रों में लिखा है। तुम प्रचार नहीं करोगे तो ज्ञान उपलब्ध है। हाँ। चाहिए किधर तपस्या। तो उनको गंगा नर्मदा किनारे में तो बाबा आ गए। नर्मदा किनारे क्या बोले, नर्मदा को उद्गम में चलता हूँ। आगे कोई जानता पहचानता था नहीं, भाषा भी नहीं। तो अपना जंगल में घुसे, कुटिया बना के तपस्या करने लगे। रोज समाधि लगाते थे, पहले दिन में लगाया, फिर रात में लगाया, फिर दिन में लगाया। तो रात में लगाया तो नींद आती थी तो सिर को पटकते थे, ड्रम रखते थे, पानी में डालते थे और कंदमूल खिलाते थे, खुद पहचानते थे, वो खाते रहते थे। तो एक बार उनका वहाँ का राजा आया, वहाँ का बड़े क्या वो एक राजकुमार आया, उनको पता चला होगा। तो
तो बोले नहीं आपके पास अन्न हम पहुंचा देंगे, आप ग्रहण करो आप, क्योंकि उसको भी वही परेशानी है। बोले नहीं आप जब तक रहेंगे आपको भोजन की व्यवस्था नहीं करते। तो बोले नहीं। तो फिर वो जमीन इधर आने की बात हुई, फिर उनको जमीन दी तो वो श्रमशील थे, अपने हाथ से उगाते थे, अन्न अपना खाए, और फिर भजन आश्रम में रुके आके टेके। फिर ये भिलाई वाले कुछ लोग जाना शुरू किए, रस्तोगी जी हैं और एक अवस्थी जी हैं, तो लोग अमरकंटक घूमने जाते थे, उनकी गाड़ी बिगड़ गई। अच्छा। उस समय जो मुन्ना भैया को कुछ बनाना आता था, तो बनाना नहीं आता था, छोटा था, वो बहुत इंटरेस्ट था, तो इसके गाड़ी के आसपास घूमते रहते थे, तो किसी मिस्त्री लाल हुआ के बनवा दिया। तो ये लोग को बड़ा इंटरेस्ट है, लड़का तो जोरदार है, हमारी गाड़ी बनवा दिया, हम भिलाई वापस जा सकते हैं। तब ये लोग वापस आए, तो मुन्ना को ले आए ट्रेनिंग के लिए। अच्छा। और फिर धीरे से फिर बार बार आना जाना हुआ, तो फिर वो बातें होती रही बाबा से, तो बोले बाबा इसको छपवा देते, इतना अच्छा लिखते इसको तरतीबी से। तो फिर लेखन काम शुरू हुआ इसका, किसका, दर्शन। ओके। फिर छपा, उसमें वो श्रीवास्तव जी पूरी टीम बनी, फिर पहली बार छपा, इस तरह से छपा। सब कहानियां पहले सुनाया करते थे बाबा जी? हाँ, सब कहानी बाबा के साथ मेरा ये ऐसा संबंध था कि मिश्रा जी के यहाँ भी जाते थे, सब अभ्युदय चालू हो गया था, और ये जितने भी जहाँ भी शिविर चलता था, वहाँ मसूरी में सिद्ध वाला चलता था, तो जितने जगह में इनका गणेश जी का चलता था, जिसका भी चलता था ना, सारा का पूरी बात मेरे बताते, कहाँ क्या चल रहा है, कौन कितना इम्प्रूव किया, कौन रुक गया, कौन कितना आगे बढ़ा, पूरी बात बताते, पूरी बात बताते। मैं पूरा शेयर, मैं बाबा के साथ बैठता था तो ये वाला काम होता था, पूरी शेयरिंग, इससे मेरे को एक का पता है। क्योंकि बाबा अपने मुख से मेरे को, बाबू यहाँ तक पहुंचा, ये बाबू, ये बाबू बोल रहे थे। अच्छा। बाबू ये हुआ, बाबू वो हुआ, और यहाँ तक ऐसा करके बताते, एक बात बताते थे मेरे से, पूरी बात बताते थे बाबू। उनका बाबू था। पूरी बात बताते थे, हर किसी के बारे में बताते थे। एक बार तो गणेश जी बोले, बाबू तेज चलो इसको, और एकदम हवाई स्पीड कर दो करके। एक्सीडेंट कुछ हुआ तो कैसे होगा, मतलब जानते थे किसकी स्पीड और कितना बढ़ाना है, कितना बढ़ाना होती थी मालूम। अब समझ गए, ये एक बहुत पर्सनल बात है, इसका कैसे ले जाना है। ठीक बात है। सबका ध्यान रखते थे, किसको कैसे, पूरी रिपोर्टिंग होती थी, कोई ना सोचे कि उसके बारे में बात नहीं जानते, सबके बारे में सबका पूरा डिटेलिंग बात होती थी, फुल अच्छे से। कैसे इतना सारा उनको पता होता था? अरे बस होती थी बात, अनुभव की महिमा भाई, जिसने पूरा अस्तित्व देख लिया। श्याम भाई आप कहाँ थे? जब मिश्रा जी के यहाँ आने लग गए, तो मैं सिटी से दोपहर में जाके वही मिश्रा जी के बस खाना खाता था, खाते खाते पूरा मेरा 1 से 4 छुट्टी रहती थी, 4 बजे फिर वो पीढ़ी रहता था, तो उस पूरा बिता के बातचीत, उसमें ये पूरी बात बताते। बीपी शर्मा का रात होता था, उसमें अलग लेवल की बात होती थी। अच्छा। यहाँ पूरी रिपोर्टिंग होती थी, क्या चल रहा है। खूब बढ़िया। बाबा जी बार बार व्यवहार में न्याय पर भी बहुत जोर देते थे, और उनके सिद्धांत में न्याय बहुत महत्वपूर्ण दिखता है, और जो आप कह रहे हैं पहली पुस्तक भी उनकी व्यवहार दर्शन के रूप में काफी वो हुई, तो उनके साथ व्यवहार में न्याय के संदर्भ में कभी आपकी कोई चर्चा हुई हो, या उनके जीने में आपने कैसे उसको पाया? क्या नाम था, CGI चीफ जस्टिस वेंकट चलेगा, वो अमरकंटक मिलने गए थे। मिलने गए तो बाबा मेरे को बात पूरी बताते थे, किसी से मुलाकात हो। अच्छा। चाहे वो उनसे मुलाकात होने के बाद बात तो मेरे तक आती थी जब। तो बोले वेंकट चले आए थे, तो उनसे पूछा कि आप न्याय करते हो? तो बोले न्याय का तो पता नहीं, निर्णय करते हैं। ये निष्कर्ष था उनकी बातचीत का, आपस में बाबा और वेंकट चलिया जी बोले निर्णय करते हैं। बोले मैं लिखा हूं न्याय, पढ़ोगे? पुस्तक में तो जो बात है, तो न्याय क्या होता है बाबा ने लिखा। मनुष्य न्याय का याचक है, सुखधर्मी है, याचना उसकी न्याय की है। न्याय उसको मिलता है तो थोड़ी तृप्ति मिलती है, जब तक न्याय नहीं मिलेगा वो तृप्ति नहीं मिलने वाली, याचक है उसका।
मनुष्य योनि में आने के बाद सुख द्रव्य सुख तो चाहिए उसको, पर याचना तो न्याय की है। ठीक बात है। बढ़िया। आपकी दृष्टि में इतने दिन आपने बाबा जी के साथ समय लगाया, तो आपकी दृष्टि में उनका जो पूरा यहाँ जीना था, आप कह रहे हैं आयुर्वेद के भी विशेषज्ञ थे, ज्योतिष का भी उनको वो था, ये सबको मिला के आपको क्या लगता है बाबा जी अल्टीमेटली क्या चाहते थे? उनका मुख्य संदेश क्या है कि मतलब आदमी क्या करे, कैसे बढ़े? आयुर्वेद तो उनके स्वावलंबन के लिए था, क्योंकि उनकी माता उनको जब छोटे थे तो औषधि मंगाते रहते थे, वो देखते देखते वेद पढ़ने के पहले आयुर्वेद सीख गए थे। अब उनको स्वावलंबन के लिए जरूरत था तो आयुर्वेद को शुरू किया और अच्छे ऊपर काफी ऊंचाई तक ले गए और खेती की, तो की। तो बस आयुर्वेद के लिए था। आयुर्वेद के संदर्भ में हम लोगों ने काम करने की कोशिश की, लेकिन वो सिद्धांत पर्याप्त है, इसको कभी छेड़े नहीं हो। वातपित्त कफ वाला, नाड़ी वाला जो ऋषियों ने दिया चरक शुश्रुत ने, उसमें वो कोई मॉडिफिकेशन करने के लिए उनकी इच्छा थी नहीं। ये अलग बात हुई स्वास्थ्य के लिए समग्र चिकित्सा ज्ञान विज्ञान के, वो आयुर्वेद को छेड़े बगैर है। वो आयुर्वेद तो अपने आप में पर्याप्त है, और ये समग्र चिकित्सा ज्ञान विज्ञान का कंसेप्ट अपने आप में एक अलग कंसेप्ट था। और धीरे धीरे जब मैं अनुभव करता हूँ पेपर प्रेजेंट के बाद इतने सालों बाद, तो आयुर्वेद अपने आप में समग्र चिकित्सा ज्ञान विज्ञान है। जैसे आयुर्वेद ये मैं आयुर्वेद होने के कारण मानते हुए कह सकता हूँ। ठीक बात है। जैसे आपने आयुर्वेद में इतना सारा अपना एक्सपीरियंस बताया, क्या ज्योतिष में भी कुछ लोग उनके साथ लगे थे? ज्योतिष में पता नहीं, मैं ज्योतिष से पूछे तो थे, पर वास्तु में एक जन लगा था, संतोष। वो समझो कितने साल भिड़ा रहा। अच्छा। उनसे भी बात करेंगे। हर सिटिंग में वास्तु की बात हुई। अच्छा। इस हद तक मतलब बाबा से वास्तु के लिए इतना बहुत मेहनत किया। तो अगर वास्तु के संदर्भ में जो बात आई है संतोष मिश्रा के पास, उनसे बात कर, तो उसमें थोड़ा संदर्भ ज्योतिष का भी होगा, क्योंकि वास्तु ज्योतिष पे आधारित है। अच्छा। कोणों पे आधारित है, दिशा पे आधारित है, तो उसमें ज्योतिष का संदर्भ जरूर मिलेगा। तो वो जितना इस बात में ना संतोष मिश्रा जी, वो बात उनसे बात कर लेंगे। और जो दर्शन खूब काम किया जी। और जो दर्शन के रूप में मध्यस्थ दर्शन स्वास्थ्यवाद का उन्होंने इतना सारा वो किया प्रचार प्रसार, तो आपके हिसाब से उसका मुख्य संदेश क्या है? देखो, अस्तित्व में जो भी है सहअस्तित्व है। जी। आप अपने जीवन और शरीर के सहअस्तित्व में, आपकी विवाह होने से आपकी पत्नी आप सहअस्तित्व में रहते हैं, आपका परिवार बनता है तो एक सहअस्तित्व में बनता है, और एक इकाई बन जाती है परिवार की। फिर ये परिवार की इकाई कहीं तो रहेगी, दूसरे परिवार की इकाई में वो सहअस्तित्व में रहेगा तो समाज बनेगा। समाज एक खास क्षेत्र में, भौगोलिक क्षेत्र में रहेगा तो देश बन जाएगा जी। और पूरी पृथ्वी विश्व है, वो भी एक परिवार है, समाज है, देश है, विश्व है। ये लेयर है, हर की आवश्यकता अलग अलग है, हर के मूल्य अलग अलग है, हर के लिए आपका प्रबोधन अलग अलग है। हर लेयर में आपकी अलग अलग आवश्यकता है, और उसकी आपूर्ति के लिए उन्होंने पूरा इतना बड़ा दर्शन लिखा। आपका तो अन्य भारतीय दर्शनों के संदर्भ में भी बहुत एक्सपोजर होगा, तो अन्य भारतीय दर्शनों की तुलना में आप मध्यस्थ दर्शन को कैसे देखते हैं? देखो, अन्य भारतीय दर्शन में सांख्य है, वेदांत है, कणाद का वैशेषिक है, न्याय दर्शन है गौतम का, योग का पातंजल का योग दर्शन है, और छह दर्शन है। ये सातवां दर्शन है। मध्यस्थ दर्शन, अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन ज्ञान का मध्यस्थ दर्शन। तो ये सत्ता को मध्यस्थ मानते हैं भगवान। तो मध्यस्थ दर्शन यहां से आया है, सत्ता को मध्यस्थ मानते हैं, और ऐसी कोई जगह नहीं जहां मध्यस्थ ना हो, क्योंकि सत्ता सब जगह है। अब मध्यस्थ में सब चीजें जुड़ते गए तो उसका परमाणु नाम दो, मनुष्य नाम दो, तो समाज नाम दो, नाम देते जाओ, और फिर उसके कार्य होते जाएंगे। तो मध्यस्थ तो कहाँ पे नहीं है। बाकी दर्शनों में जो सत्ता को
मध्यस्थ के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया, सत्ता को सत्ता के रूप में प्रस्तुत किया गया और निराकार ही प्रस्तुत किया गया, क्रिया ही प्रस्तुत किया गया, त्रिगुणातीत ही प्रस्तुत किया गया, भावातीत ही प्रस्तुत किया गया, तुर्यातीत ही प्रस्तुत किया गया है इसको सत्ता को, इसको परम परमात्मा बोलते हैं, व्यापक को। तो उसको यहाँ भी कहा गया। लेकिन ये उसके बीच जो मध्य रूप में उपलब्धता है, इस बात को जितने फोकस ढंग से बाबा ने प्रस्तुत किया, इतना फोकस किन्हीं का नहीं है, उपलब्धता है लेकिन ऐसा लगता है हमारे सिर के ऊपर उपलब्ध है। जी। अंदर भी कण कण में भगवान वाला कंसेप्ट भी है पर बाबा ने उसको जितने टेक्निकली स्ट्रक्चरली समायोजित ढंग से स्टेप बाय स्टेप परसा है कि कहाँ कहाँ है कहाँ कहाँ पे है। और मैं तो यूं देखता हूँ मध्यस्थ दर्शन को कि बाबा जितने सृष्टि में तत्व हैं उसमें जहां जहां मध्यस्थता है सत्ता की, वही उसका गुण है, वही उसका मूल्य है, उसको वो खोलने में सफल है, बताने में, समझाने में। वो वस्तु तो वैसी ही है पर उसमें जो सत्तात्मक पक्ष है वो उसका मूल्य पता है, उसके अस्तित्व में उसका मूल्य पक्ष जो सत्ता है और उसका जो परिपूर्णता है वो उस वस्तु में है। पूर्णता तो वस्तु के रूप में यही है, कौन? सत्ता। और परिपूर्णता के रूप में वस्तु जिस रूप में तैयार हुआ है वो है। इस बात को बार बार करते हैं तो आप परिपूर्णता वाला मूल्य लेंगे कि पूर्णता वाला लेंगे, आप जिसको भी मिले तो उस बातों को अच्छे से वेल स्ट्रक्चरली प्रस्तुत करने में सफल हुए। बहुत बढ़िया। मध्यस्थ दर्शन में मानवीय आचरण के संदर्भ में भी बहुत सारी बातें करते हैं, तो जितना आपने बाकी दर्शनों में मानवीय आचरण का स्वरूप देखा है और यहाँ देखा है, उसमें क्या आपको साम्यता या भिन्नता या क्या महसूस होता है? बाकी दर्शनों में आपके जीने में कुछ विधियां हैं और यम नियम है, आसन है, प्राणायाम है और सारे आचार व्यवहार है, सब लिखा हुआ उसके हिसाब से करेंगे। पर अब जीने में इनको इसके शामिल होने को कैसे आप बोझ में ले सकते हैं और जी सकते हैं, ये बाबा ने लिखा। वस्तु तो थी लेकिन उसको प्रबोध करने में बाबा सफल हुआ। वस्तु नहीं थी ऐसी, वस्तु तो थी, वस्तु तो नया लाए नहीं, शब्द भी नया नहीं लाए, ठीक बात। उसको प्रबोधित तो करना पड़ेगा। जी। उससे पता चलता है कि एक आदमी का ताकत कहाँ लगता है। देखिए वस्तु को प्रबोधित के योग्य बनाए। वस्तु तो पहले भी थी, सिद्धांत भी था, सत्ता भी थी और वस्तु भी था, प्रकृति सृष्टि भी थी, लेकिन उसको प्रबोधन के लायक बनाना, उस चीज को समझाना, तो उसको दृष्टि देके देखने लायक बना देते थे। आप देखो उसको, ये जो देखने की क्रिया है ना दर्शन की, वो केवल एक एक कण कण में मनुष्य में सब में कर सकते हैं और दर्शन की क्रिया आप अस्तित्व में कर सकते हैं। तो आपको देखना सीखना, दृष्टिकोण बाबा देते हैं। इतने लंबे समय में आपने बाबा जी को देखा, लगभग मतलब अगर 81 से लेके 2001 तक देखें तो लगभग 20 साल का आपका फेज रहा है उनके साथ के उनका। तो आप बाबा जी जिस तरह से बातों को बताते थे, उनकी बात में या उनके बताने के तरीकों में आपने समय के साथ कोई बदलाव भी देखा? हाँ। पहले तो एकदम तलवार ले खड़े रहते थे, आप एक शब्द भी इधर उधर बोले तो कट से ऐसा लगता था गर्दन कट गई और रोते गाते टाइप आते थे मन मायूस में। तो हमारी गर्दन कई बार कटी गई। हम लोग गर्दन सर कटा है, सर कटा कोई बेइज्जती नहीं लगती। दूसरा काटता है तो अरे 1000 बार कट चुका है, ये एक बार और काट एक बार और काट देंगे। सर कटा तो पहले से है, कितने बार सर कटे, फिर सर उगाए, फिर जाके सीख लिए। तो ये अभ्यास अच्छा कराया बाबा ने। तो आदमी अब ढीठ हो गए बोलना चाहिए तो ढीठ हो गए, या बोलना चाहिए कि अब वो उसके लायक हो गए कि अब कोई अहंकार से काटे तो काट लो, फिर बाद में उसको देख ले। तो वो फिर धीरे धीरे बड़े मृदु होते गए। अच्छा। हमारे जो बलराम जी हैं, ये अमरकंटक में जो गुलबकावली होता है,
तो गुल बकावली होता है, हम लोग गुल बकावली आपको गाने में सफल हो गए। अच्छा। तो उसका फिर अर्थ बनाए। हाँ ये बलराम जी, हाँ बलराम जी ना, ये देखो ये अच्छा है। बाबा जब ये लेके गए गुल बकावली, ऐसे चेहरे में लगा के देखे अच्छा और वो ठीक बना बोले। ऐसे लगाए, ऐसा ही लगाए, ऐसा ही लगाया, ऐसा ही लगाए। ऐसा कोई हाथ और हम लोग तो ऐसे सूंघते हैं, बाबा ने ऐसा लगाया। ऐसा लगाया और इस तरह से उन्होंने ठीक बना बाबा। ये सर्टिफिकेट इनको दिया। ये छोटी की बात है, छोटी की सब बात। बाबा लेटे रहते लेटे थे थे। और बड़ी गाड़ी में आते थे, जो बन गया था घर थे, हाँ, उस समय की बात है। हाँ तो ये इस तरह से देखते थे किसी चीज को, इतनी सरलता से, बिल्कुल। एकदम सरल हो गए थे। मैं लोग डरते डरते बोला कि डांट टूटना पड़ जाए, एकदम वो सरल हो डर गए रहे थे। थे। इतने है ना, हाँ। इतने सरल हो गए थे, क्या होगा? पानी की तरह सरल फ्लूइडिटी हुई थी वहां से, तलवार से पानी जल ये यात्रा है। अब गुल बकावली के जल से अच्छा क्या हो सकता है? और तलवार तो हम तो झेले ही हैं। झेली है। सही बात। रावण के 10 सिर थे, बाबा 11वां सिर भी काटते यार जो आ जाए सामने। और उनको अच्छा लगता था। अच्छा। हाँ, जैसे कोई पत्रकार आए मिलने, हम लोग डरते रहते थे किसी को मिलाने से। हाँ हाँ क्या करते हो पत्रकारिता में, क्या लिखते हो, हाँ। तुम किसकी चमचागिरी करते हो, मतलब किसका क्या लिख देते हो, कौन सा नैरेटिव, मतलब क्या बोल जाएंगे ना, वो बेचारा पत्रकार दो मिनट में ना ऐसा हो जाएगा कि वो कुछ आता ही नहीं उसको। अच्छा बाबा वो बोलते थे, और एक बाबा का तरीका था, जैसे कोई आया, बाबा मैं जो कह रहा हूँ आप समझ नहीं रहे हो, अच्छा आप अपने बोलते हो, बस अपना जो दर्शन है उसी के बोल देते हो, मैं जो कह रहा हूँ आप सुनते ही नहीं, समझते नहीं हो। हाँ हाँ ऐसा लोग बोलते थे। हाँ, बाबा मैं जो कह रहा हूँ उसको सुनो तो आप। हाँ तो फिर बाबा जी क्या बोलते थे? हाँ। वहाँ ये हो रहा है, वैसा हो रहा है, समाज में हो रहा है, तो आपको दर्शन का बस, तो आपको आपके पास दर्शन नहीं है, 10-20 तो डाल देते हो एकदम, हम चुप हो जाते हैं। हाँ तो अच्छा ठीक है तुम बोलो, हाँ पूरा बोलने देते थे उसको, जो भी समीक्षा कर रहे हो, जहाँ की भी समीक्षा लाया हो, हाँ। राजनीति की लाया हो, समाज की लाया हो, परिवार की लाया हो, अपनी लाया हो, कहीं की भी समीक्षा ही लाएगा वो, हाँ। समीक्षा बोलते थे। फिर उसको ना दोहरा के बोलते थे, मैं ठीक समझाऊं, हाँ। तुम यही करना चाहते हो ना, पूरा दोहराते थे। हाँ। तो बोले जब बुलवा लेते थे, हाँ समझ गया, हाँ। बोल बाबा यही से बोल रहा हूँ मैं, हाँ ठीक है ना, हाँ। इसमें कोई कमी, फिर बोल लो, हाँ। पूरा बोलिए, अब मैं बोल रहा हूँ उसको अब मेरी बारी ये उनका प्रबोधन का विधि था हाँ। उस समय। हाँ हाँ प्रबोधन का विधि ये था, हो गया, यही समझा रहे हो ना? खाली कराते थे। क्योंकि लोग अड़ जाते थे, हाँ। बड़े आते थे, अब आप हमारे सुनते पूरा सुनते, पूरा उसको दोहराते थे, बोले इसमें से मैंने कोई ये समझा वाली बस सब फिर से समझा, हाँ बाबू पूरी बात हो गई, इतनी मैं कह रहा हूँ, अब बोला मेरे सुनो। ये प्रबोधन की विधि थी उनकी, 1 to 1, जी ये 1 to 1 में, और मस्त होता था इसमें। मैं इसी विधि से सीखा हूँ, जी जी मैं जीवन विद्या को, जीवन दर्शन को बाबा की इस विधि से सीखा। जी। क्या बात आपको सबसे ज्यादा जीवन विद्या की फैसिनेट करी, जिसने आपको 20 साल तक यहाँ रुकने का वो कर दिया? ये जीवन परमाणु, मेरे को इतना इंटरेस्ट था, जीवन परमाणु होता क्या है, भगवान का तो अपने घर में सुने ही थे, भगवान तो जानते थे, लगता था मंदिर भी जानते थे, मंत्र भी जानते थे, वेद भी जानते थे, गीता भी जानते थे, क्योंकि उस परिवार से आते थे, सब जानते ही थे। हमारे लिए जिज्ञासा का विषय था जीवन परमाणु। तो उसके डिटेल जब भी मैं अपना जीवन परमाणु में डिटेल पूछता था, मैं तो 25 बनाया था। अच्छा अच्छा, हाँ, क्या उसमें लिखे थे? 25, 5 बल, हाँ। 5 शक्ति, अच्छा 5 के 10 क्रिया, अच्छा, वो 5 का पहाड़ जैसा होता है। 5 वो उसके परिणाम से, अच्छा। 25 बनता था, जैसे हाँ। 25 खेलते ना, हाँ। होली, हाँ। तो वैसा 25 बोले फैला दिया बाबा बोले। तो इसमें इसकी डिटेलिंग जितना मैंने सीखा ना, जी जब तक वो पूरा तृप्त नहीं हो गया। जी और मजे की बात ये बाबा के साथ, मैं बहुत प्रश्न पूछने वाला लड़का था। मेरे कॉलेज में अगर कोई आ गया
तो उसकी खैर नहीं है कोई। जैसे एक हिंदी प्रचारक आया था, मैं 2-3 ऐसा पूछा कि वो हो गया, बताओ, और फिर मेरी बात बोलने लग गया। कोई भी आ गया, उसके प्रश्न ऐसे कठिन और ऐसे होते, थोड़ी देर बाद वो जो बोलने वाला है, मैं वहां भी गया था फ्रांस में, तो बीएचयू का प्रोफेसर मधुमेह पे डायबिटीज से बात कर रहा था, मैं 2-3 क्वेश्चन करने के बाद वो मेरे बोलने लग गया था। तो वो ऐसा होता था। पहली बार ऐसा घटना हुआ कि ना बाबा मेरे को नहीं प्रश्न किए, मैं प्रश्न मेरे समाप्त हो गए। मेरी उपलब्धि ये रही बाबा के साथ। प्रश्न मुक्ति अभियान वो कहते भी थे। मेरे प्रश्न को प्रश्नों से मुक्त उन्होंने किया, और जो बचे थे अस्तित्व में जो भी, वो प्रश्न नहीं थे, वो मेरे को अनुभव में लेने थे। जाके खुद देखो, जैसे एक प्रश्न आता है, पर भगवान ने ये सृष्टि बनाई क्यों? या स्वयंभूत बना, तो स्वयंभू क्यों बना? स्वस्फूर्त बना, स्वस्फूर्त क्यों बना? इसका क्वेश्चन कैसे करोगे आप बने बनाए की बात करोगे ना जी। तो कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो प्रश्न ही नहीं है, आपको उसको अनुभव में लेना है। ठीक बात है, वो तो और आपका वो है, आप जहाँ खड़े हो वहां से उसका अनुभव में लो, क्योंकि सामने वाला नहीं अभिव्यक्ति के लिए बनाए, आपके अभिव्यक्ति के लिए बनाए, अपने अभिव्यक्ति के लिए बनाए। आपने तो अभिव्यक्त होकर पूछ कैसे रहे होते हैं? ठीक बात। अभिव्यक्त कैसे होते हैं? अभिव्यक्त नहीं होते, पड़े रहते हैं। तो आपको अभिव्यक्ति हुई, अभिव्यक्त हुई, तब तो अभिव्यक्ति कर पाए, और आपके अभिव्यक्ति के लिए और क्या कर सकते थे? स्वयं स्फूर्त भी बना, स्वस्फूर्त भी बना, किसी ने स्वयंभू बना, या परमा, जो भी आपका कंसेप्ट हो, परमात्मा ने बनाया, किसी ने बनाया, तो अभी आपका अभिव्यक्ति कैसे करते हैं? तो सारा साधन तो आपके अभिव्यक्ति के लिए, आप भी उसमें एक साधन हो अभिव्यक्ति के लिए। तो अभिव्यक्त कैसे होते? ये जो जीवन परमाणु आपको इतना फैसिनेट किया और आपने इतना समय लगाया, कुछ मुख्य बात उसमें बताएंगे कि क्या बात आपको इतनी ज्यादा अपील करी जीवन परमाणु के संदर्भ में? या आपके क्या निष्कर्ष निकले उसमें? मैं जीवन परमाणु में बहुत ध्यान किया। अच्छा। तो बाबा का कहना था कि ये जो अंश है, अंश का कंसेप्ट बहुत अच्छा है। अंश वो कण है जो है ही है, सत्ता के साथ है ही है। तो अंशों का जो ग्रुपिंग है, गठन पूर्णता है, वो जीवन परमाणु ग्रुप में, और गठनशील परमाणु है। दो जाति के परमाणु है, गठनशील और गठनपूर्ण। गठनपूर्ण को जीवन बोले, गठनशील को पदार्थ बोलते हैं, तत्व बोलते हैं। ये 108 तत्व, सोडियम से लेके हाइड्रोजन से लेके जहां तक भी। मैं जब इसमें बहुत गहन ध्यान करता गया, इसमें मेरा बहुत इंटरेस्ट ध्यान में आने के बाद भी नहीं खत्म हुआ, बाबा के बताने के बाद भी। क्योंकि बाबा इसके रचना के बारे में नहीं बताते, घटना के बारे में बताते। क्योंकि बाबा से पूछे भी, आप जीवन परमाणु बनते हुए देखे? तो नहीं बोले, बना हुआ देखा। मेरा बहुत इंटरेस्ट था। मैं ध्यान करते करते दिखता था कि घन है, उसको अंश बोल सकते हैं। मतलब ऊर्जा का घनीभूत हिस्सा है, वो छोटा बड़ा अंश बोलो जो भी हो, पर घनीभूत हिस्सा ऊर्जा का, और ऊर्जा फैला हुआ ना, सत्ता हो रहा है। तो वो अपने आप में ऐसा 1 से 2 हिस्से में होता है, और दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ऐसा फैलना से। और फिर उसके बाद वो उस हिस्सों में भी ना वो सूत्रण क्रिया होती है, सूत्र बनते हैं, धारियां बनती है, तो ऐसा फैल जाता है। और फिर वो फैलने के बाद वो इस तरह से पुंज बन जाता है। ऐसा मैंने एक एक कण आके नहीं बनता। ये कण 161 है, एक एक कण आके बने नहीं, मतलब एक ही कण से इतना सारा बना है। इसको बोलते हैं ना परमाणु में विकास, परमाणु से विकास। परमाणु से विकास संरचना है, संगठन विघटन है। परमाणु में विकास आपका विकास है, ये परमाणु में विकास हुआ ना। तो परमाणु में विकास है, ये परमाणु से विकास नहीं है जी। परमाणु से विकास तो आपका व्यवहार है, और आपका संगठन है, पेड़ पौधे बने, रचना बना, वो रचना है। ये अपने आप में, और ये कई हिस्से में बदलने और निकलने वाला सारा हिस्सा, लेकिन वो उसका केंद्र है, वहां खींच के आएगा।
इन समयों में जब आप जुड़े तो मध्यस्थ दर्शन के वाङ्मय का या आर्टिकल लेखन का कुछ न कुछ प्रक्रिया क्रम चल रहा होगा, उसको किस तरह से आपने देखा और किन किन लोगों ने उसमें भागीदारी करी, आपने भी कुछ किया होगा तो थोड़ा वो भी जानना चाहेंगे। ये मेरी सोनल तिवारी जी की पत्नी, वो दो तीन कविता लिखी है और एक पहले परिवार क्या छपता ना, परिवार मानव, उसमें छपा है वो। अच्छा। दो तीन कविता है उसकी, वो सिलेबस के रूप में उसको पढ़े सिलेबस हो गया पूरा, इतना बढ़िया से लिखा है। और मैंने इसमें लेखन नहीं, प्रबोधन का काम किया है। अच्छा। इसमें आर्टिकल नहीं लिखा है, या जो बाबा जी ने लिखता रहा या समग्र चिकित्सा में लिखा, वो उसमें इतने आर्टिकल लिखे हैं कि मैं अलमारी भरा हुआ 4 खंड मेरा अच्छा। तो मैं उसके फुर्सत ही नहीं मिली कि मैं जीवन विद्या पे मतलब आर्टिकल लिखूं। हाँ। आयुर्वेद में, क्योंकि आयुर्वेद को बढ़ाना मेरा उद्देश्य था। मैं आयुर्वेद में एडमिशन लिया तो मेरे पापा बोलते थे पहला स्नातक है जो आयुर्वेद पढ़ा, आयुर्वेद सीखा और आयुर्वेद कर रहा है। सही बात है। तो उसको बढ़ाने के लिए मैंने खूब मेहनत की। ओके, मतलब आयुर्वेद में ज्यादा इंटरेस्ट क्या किया? जो आर्टिकल लिखने का, कॉन्फ्रेंस कराने का, सब आयुर्वेद के रहा। ये मेरा व्यक्तिगत रहा, कौन पर शिविर लेता था पर व्यक्तिगत रहा। और मेरे अपने सुख के लिए था, अभी भी क्रिया मैं अपने लिए करता हूँ जी। ये अलग बात है, कुछ दीक्षा हो जाता है, कुछ ले जाते हैं, उनकी इच्छा है, वो उनका फलन है, मतलब वो उनकी खुशहाली है। ये तो मैं अपने लिए तो कर ही लेता हूँ। ठीक बात नहीं, पर जैसे आपने कहा कि आपके समय में 81 से ही बाबा जी जो बोलते थे और जो भी आपने लोगों के नाम लिए, उन्होंने कहा बाबा जी इतनी बढ़िया बात कहते हैं, आप इनको लिखें, तो आपका भी कुछ उसमें योगदान कभी लिखने में, या आपने जैसे पुस्तक मैंने लिखा था, क्या था, व्यवहार उपचार, व्यवहार उपचार थी। उसमें मैंने वो किया था लास्ट में जो 128 आचरण है। अच्छा। वो लिख के 128 आचरण को क्वेश्चनरी किया था, इसमें कौन सा आचरण आप करते हैं नहीं करते, हाँ ना। अच्छा, इस तरह का कुछ तो उसमें फिर लास्ट में स्केल निकलता पुस्तक है, पढ़ लीजिए आप, फिर अपना आचरण को तय करिए, उसमें कितना करते नहीं करते और अपना स्कोर देखिए। इस तरह कुछ ये छोटी में पुस्तक में रखवा दिया था। अच्छा, पूरा होगी तो होगी, पूरा लिख के अंत में हाँ ना करके आपका स्कोर निकल आएगा। हाँ, तो वो आपको पता चले। अच्छा, वो आप कहाँ खड़े हो आपको पता चल जाएगा। मूल्यांकन क्या? पूरी बात कहने के बाद यहाँ किला मंदिर के स्कूल में बाबा बोले तो उसको मैं शिविर को अटेंड किया था। अच्छा। उस बेस पे लिखा था। अच्छा। करते देख लेंगे उसको। फिर उस अंत में क्वेश्चनरी थी। किला मंदिर कहाँ है? ये दुर्ग में है। अच्छा। वहाँ पर उनका शिविर हुआ था बाबा का। अच्छा। वहाँ लाउड स्पीकर वगैरह लगा के। अच्छा। कुछ लोग ही सुनते थे। उस समय शिविर को कैसे लेते थे, मतलब थोड़ा बताइए जरा, प्रचार किस नाम से करते थे, मध्यस्थ दर्शन शिविर या क्या बोलते थे? नहीं, क्या बोलते हैं, परिचय शिविर ऐसा कुछ बोलते हो, जीवन विद्या शिविर, क्या नाम था भूल गया मैं। अच्छा कोई बात राजन महाराज करवाते थे ना। अच्छा, ज्ञान यज्ञ या ऐसा कुछ बोलते हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नागराज बाबा का, अच्छा, नागराज बाबा का शिविर। अच्छा अच्छा, नाम से नाम शिविर, नागराज बाबा का शिविर, चलो हाँ, ऐसा हो ये। ओके, नागराज बाबा का शिविर, सब आ जाओ, अमरकंटक से आए, जैसे यहाँ भी बुलाते हैं शंकराचार्य आए, आ जाओ, ऐसा है। उसका नाम थोड़ी होता है, उनके नाम से होता है। तो उनके नाम से शिविर हुआ था और वो 10-5 लोग थे। उसमें जो सारांश पूरे इकट्ठा हुआ था उसको बनाया जी। उस समय मेरा प्रोजेक्ट चला था 93। नहीं, ठीक बात है। उसके लिए बनाया था, इसमें आचरण के लिए मैं स्कैनिंग किया था। अच्छा, बढ़िया। कुछ और आप पूछना चाहेंगे? कोई और मैसेज हो? बस कोई और बात जो आप अपनी तरफ से बताना चाहेंगे? आप सबको बाबा जी जैसे लोगों का अवतरण बहुत कालों में, बहुत समय बाद, कई जन्मों की उनकी यात्रा के बाद ऐसा इस बड़े व्यक्तित्व के साथ आना होता है। हम लोग का सानिध्य है कि हम उनको इतने सालों तक नजदीक से देखे, जिए। वो चेतना रूप में उपलब्ध है, वहाँ भी आप उनसे मिल सकते हैं। क्या बात। और चाहूँगा कि सबका सौभाग्य है कि जो 7वां दर्शन आ पाया, वो हमारे जीने में, हमारे समझ को बढ़ाने में, हमारे प्रबोधन के लिए बहुत ही उपयोगी है। सबको शुभकामनाएं, इसे जरूर आत्मसात करें। बहुत और अपनी सामंजस्यता बढ़ाएं,
आपके साथ मिलकर बहुत ही बढ़िया लगा जी। बाबा के आने की बधाई के लिए आप सबको बधाई। ये मैं एक सवाल पूछूंगा अच्छा आप पूछ लीजिए। हाँ, उसको रिकॉर्ड में रखेंगे तो ठीक है, नहीं तो कर भी सकते हैं क्योंकि ये तो अपने हाथ में है एडिटिंग। तो देखिए, जैसे आपने बात कही कि बाबा जी के साथ आप 81 से लगभग 2001 तक रहे, है ना, और आदरणीय नागराज जी भी वही बता रहे थे कि भी समाधि की बजाय, है ना, जो बात जीने में चाहिए, जो फल है, जो आपने अनुभव की बात की, तो नागराज जी का मुख्य जो अनुसंधान कहें, जो नई विधि तो वही लेके आए कि अध्ययन के द्वारा, जो आपने कहा कि भाई जो शिविर की वस्तु है ना, अस्तित्व संप्रक्त, ये पूरी प्रकृति सत्ता में संप्रक्त है, ये और जीवन और मानव का आचरण को मिलके हम अनुभव को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें आप, जैसे आपने फिर ध्यान में चले गए, है ना, जैसे दिखते हैं, तो क्या उस पर कभी बाबा जी से संवाद हुआ कि बाबा जी मैं जहाँ आप पहुँचे हैं आपकी विधि से पहुँच पाऊँगा, नहीं पहुँच पाऊँगा, या क्यों नहीं पहुँच पाऊँगा, और फिर क्यों आप यहाँ गए? तो उसके बाद में कभी तो सवाल आया होगा, क्योंकि हम सब लोग इधर से जा रहे हैं और क्रिया लोग करके आए हैं, मैंने भी कुछ दिन विपश्यना किया और ये सब, तो हमको तो ये ठीक लगा। तो आप थोड़ा उनके बाद में फिर इधर गए, जबकि ज़्यादातर लोग क्रिया योग से, विपश्यना से, सुदर्शन क्रिया से सब बाबा जी के पास आए। तो ऐसा कैसे देखते हैं आप, इसके बारे में कुछ बात? मैं वहां से अलग आया कैसे आया बाहर, तो मेरे दिमाग में एक प्रश्न आया कि बाबा जो कहते हो तो कर ही रहे हैं, तो बाबा ने जो किया वो करके देखे। अच्छा, ओके। बाबा जो कह रहे हैं वो अलग है, जो उनको अवतरण के बाद जो आया उसको कह रहे हैं। बाबा जो किए वो अवतरण के पहले का है, उनके गुरुओं ने जो कहा उसको किए ना। मैं बोला बाबा ने जो कहा तो कर लिए, अब बाबा ने जो किया उसको ये लिखा ना, महाजनों ये गता सपन था, उनके पद चिन्हों में चल के देखे, उनके कहे हुए पे नहीं, कहे हुए पे चलना एक घटना है, उनके पद चिन्हों में चलना दूसरी घटना है। तो मैंने जब साधना शुरू की तो मैं उनके पद चिन्हों में चलना शुरू किया, ना कि कहे हुए पे। तो कहे हुए तो आते रहेंगे, इतना सारा हमारे अंदर इकट्ठा है, स्मरण में है, बोध में है, तो उनके पद चिन्हों में चलते देखा कि कैसा चले होंगे, तो अलग अनुभव है। और ये थोड़ा रेयर है कि आप उनको जैसे चले हुए जैसा किए वैसा करके देखो। हाँ, और इसके अलग मायने हैं। ठीक है, जो कर सके जरूर करें। नहीं ठीक बात है, वरना इसको रखेंगे कहे हुए हम। तो चलेगा। हाँ जी, कोई बात ठीक नहीं, बात। ठीक है, बिल्कुल। ठीक बात। दो रास्ते हैं, कहे हुए पे चलना और चले हुए पे चलना। तो चला हुआ चलना अलग होता है, जो पहले का होता है पूर्व का, ये पश्चात है, उत्तरकांड है। ठीक है, अच्छा भैया। जैसे पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा है, तो पूर्व मीमांसा बिल्कुल अलग है, उत्तर मीमांसा बिल्कुल अलग है, वेदांत में भी। ठीक है, तो मैंने पूर्व मीमांसा भी चल के देखा, अब उत्तर मीमांसा भी शुरू। बात अद्भुत है। बढ़िया। उस समय भी अभियान के रूप में कुछ लोग होंगे ही जो एक्टिव होंगे, गतिविधियों को चलाते होंगे, तो उस समय क्या अभियान बहुत स्मूथ चलता था या उसमें कुछ इम्पल्स आते रहते थे, या कैसे बाबा जी उसमें आगे बढ़ने का वो कहते थे? अभियान सब अपने अपने व्यक्तिगत लेवल पे चलाते थे लोग, सामूहिक संगठित नहीं था। जैसे साहनी जी शिविर लेते थे, मैं नहीं लेता था, वो अमरकंटक में रहते थे, क्या नाम था उसका, बैंक वाला, वो चौधरी जी, जितेंद्र पवित्र चौधरी, सब- उनको लोग सब- अमरकंटक अच्छा, का ही पवित्र मानते हैं। चौधरी, अच्छा अच्छा ये सब अपने लेवल पे करते थे। अच्छा अच्छा। अच्छा, कोई उस तरह का संगठित प्रयास तब तक नहीं शुरू हुआ। संगठित प्रयास समझो अमरकंटक ही था, बाबा का जो पुस्तक लेखन का था, जी जी, जो कुछ लिख के दिए तो फिर छपाने का। छपा। फिर अपने अपने लेवल पे सब करते थे, इसलिए संगठित हो के आपस में कुछ हो, हीनयान महायान नहीं होता था। ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया। और मुझे बहुत आनंद आ गया आपकी बात, जिस तरह से आपने खुश होके, बहुत ही अच्छा लगा।